गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सार्थक, मनु, सैफ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, कैसे हो सब लोग? कैसी जिंदगी गुजर रही है? एज यूजुअल, एज यूजुअल सर, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमन, कैसे हो बेटा? अर्पित, क्षितिज, शिवांग, गुड मॉर्निंग। कौशल, साक्षी, रेहान, दीपू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऋतुराज, क्या हाल है भाई सब लोगों के? भूपेंद्र, गुड मॉर्निंग। पीयूष, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या है हालात, कैसे हैं जिंदगी के हालात? अब भाई देखो, ऐसा है, बहुत बढ़िया, हर बार ही बोलते हैं, फिर बोल देते हैं एक बार के लिए कि सही कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो, लगे रहो, बस थोड़ी सी कोशिश और करो और मुझे ऐसा लगता है बढ़िया करके दिखाओगे और एक जबरदस्त कोशिश से एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सब लोग जम के मेहनत करें, खूब कोशिश करें, छोड़े नहीं यार। मतलब आप समझ रहे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है भाई। इतनी जल्दी तो किसी भी तरह का कोई रिजल्ट किसी को भी नहीं पता चलेगा। जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है उसको भी नहीं पता चलेगा और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है उसको भी नहीं पता चलेगा। तो मेरा सजेशन यह है कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसी तैयारी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट लाओ, और कोशिश करो, और कोशिश करो। और अभी भी मेरे ख्याल से अगर मैं एक चैट में तुम लोगों से सिर्फ ये पूछूं कि यस और नो में जवाब दो, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टाइम पर यस में ही जवाब देंगे कि क्या अभी भी गुंजाइश है, मतलब क्या अभी भी स्कोप है अपने स्टडी आवर्स को और इंक्रीज करने का और अपनी तैयारी को और इंप्रूव करने का, क्या अभी भी स्कोप? तो तुम में से बहुत सारे बच्चे इसको यस में लिखेंगे। तो जल्दी से मुझे बता दो कि कैमरा एंगल, कैमरे का एंगल तो सही लग रहा है, कैमरे के एंगल में क्या बुराई है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैमरा, एक बार कैमरे के लिए देखे, कुछ कैमरा बोल रहे हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं यस, मुझे पता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको यस ही लिखेंगे, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जिन लोगों ने तैयारी की है। उसी तरह से मैंने भी तैयारी की है। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं, और ये आज की बात नहीं है। देखो, सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है यार। अभी ये कैसे कह सकता है कोई कि ये मेरा मैक्सिमम एफर्ट्स है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तुम्हारा मैक्सिमम एफर्ट है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और ये तो लास्ट तक बढ़ता रहेगा। मेरी बात समझो, ये तो लास्ट तक इंक्रीज करता रहेगा। ये किसी भी सूरत में मैक्सिमम एफर्ट्स हो ही नहीं सकते। आपको खुद कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी मैक्सिमम लिमिट्स क्या है। वो आप लगातार पुश करेंगे, आपको वो लगातार पुश करना पड़ेगा। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप समझदार हैं, तो आप इस बात को मानेंगे कि सर धीरे धीरे करके मुझे अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लोगों के बीच में एक भीड़ में कंपटीशन करना है। सर एक लड़ाई लड़नी है, जिसकी वजह से सर मुझे लगातार अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सर लोग भी समझदार हैं, अकेला मैं ही समझदार नहीं हूं सर। मुझे सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूं जिसको समझाने के लिए आप जैसे लोग मिले। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले। तो ऐसे में सर वो लोग भी तो जागेंगे ना सर। और अगर वो लोग भी जागेंगे और मैं सोता रह गया, या फिर एक पेस पे चलता रह गया, एक फिक्स लिमिट पर चलता रह गया, तो ऐसे में यार बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप समझिए, बड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा। ये काम तो सही नहीं। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई सब लोगों को कि थोड़ा सा चीजों को इंप्रूव करो। हाँ, कैमरे का एंगल अभी सही कर देते हैं, मेरे ख्याल से अब इंप्रूव हुआ होगा कुछ। धीरे धीरे रुक जाओ भाई, अभी अभी एक सेकंड तरह से सेट करते हैं। आप ठीक है भाई? आप पूरा दिखाई दे रहा हूं मैं तुम लोगों को? हाँ भाई, तो मैं फिर वही बोलूंगा, अब कोशिश चल रही है, कोशिश चल रही है, कोशिश करो और मेहनत करो। जितने ज्यादा एफर्ट्स कर सकते हो उतने ज्यादा एफर्ट्स करो। लास्ट क्लास में हम लोगों का डिस्कशन, चलिए अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब एंगल सही हो गया भाई, अब एंगल सही हो गया। जल्दी से ये बता दो कि रेडॉक्स रिएक्शंस की शुरुआत जो हम लोगों ने की थी, जिस सीक्वेंस में शुरुआत की थी, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता बुक्स की सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम जिस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं उसको स्टडी करने का पर्पस क्या था। तो पर्पस बहुत क्लियर है। रिडॉक्स की अगर मैं बात करूं तो पर्पस बहुत क्लियर है सर। मोल कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाता है, जिसको मोल कॉन्सेप्ट 2 के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज मोल कॉन्सेप्ट 2, तो सर इसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो मोल कॉन्सेप्ट 1 से कैरिया फॉरवर्ड हुआ होगा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो मोल कॉन्सेप्ट 1 में ना कर पा रहे होंगे, लेकिन हम मोल कॉन्सेप्ट 2 में सीख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा। मोल कॉन्सेप्ट 1 में हम क्या करते थे सर? हम मोल कॉन्सेप्ट 1 में बहुत सिंपल बातें करते थे सर। एक रिएक्शन लिखते थे, उसको बैलेंस करते थे, और उसको बैलेंस करने के बाद एनालिसिस किया करते थे सर। बहुत सिंपल था सर। हमने जो मोल कॉन्सेप्ट 1 में सीखा था बहुत सिंपल था। हमने जो भी मोल कॉन्सेप्ट 1 के अंदर डिस्कशन की थी वो यही थी सर। मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती थी, अगर वो इक्वेशन दी जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था।
अगर वो सवाल ऐसे होते थे जिनकी इक्वेशंस मुझे खुद भी समझ में आती है, जैसे मैंने बताया था H2O2 को मिलने से सर पानी बन गया, है ना, कुछ अमोनिया बन गई, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग हो गई, मैग्नीशियम कार्बोनेट की हीटिंग हो गई। सर वो इतने सिंपल रिएक्शंस हुआ करते थे कि जिनको मैं खुद भी लिख लेता था। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर उस रिएक्शन को वो लिख के मुझे प्रोवाइड करे। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सर। और वो ऐसा नहीं भी करता था, तुमने देखा था कई बार ऐसा नहीं करता था। वो सिंपल रिएक्शंस को ये अज्यूम कर लेता था कि बच्चों को ये बात पता है। हाँ सर, अगर कहीं कुछ बहुत इररिलेवेंट सी चीजें आने लगे, सर इररिलेवेंट इन द सेंस कि इस तरह की चीजें जिसको याद करना मेरे लिए फीजिबल नहीं था, और ना ही मुझसे कभी किसी ने कहा कि इस रिएक्शन को याद रखो। जैसे ऐसी एग्जांपल लेते हैं, आप आयरन ऑक्सलेट की हीटिंग KMnO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में की जा रही है। लीजिए सर, बैंड बज गई मेरी। सर FeC2O4 एसिडिक मीडियम में KMnO4 से रिएक्ट करता है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर KMnO4 के 5 मोल्स होंगे तो FeC2O4 के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे। सर दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सर आप मुझे अभी ये रिएक्शन लिख के दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि एक रिएक्टेंट के अगर 5 मोल कंज्यूम हुए तो दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल कंज्यूम होंगे, क्योंकि मैंने मोल कॉन्सेप्ट में ये चीजें सीखी हैं सर। लेकिन उसके लिए मुझे एक रिएक्शन चाहिए थी, जिसकी बैलेंसिंग चाहिए थी, और उसके बाद मैं चीजों को आगे बढ़ाता था। याद है सब लोगों को ये वाली बात? क्या ये वाला पॉइंट सबको याद है भाई? अब अभी देखो, उल्टी सीधी बातें नहीं लिखेंगे, एकदम बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट समझो बात को। क्लियर है ये वाली बात सबको? ये 19 क्या है? अच्छा, आंसर बता रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आंसर नहीं, इसका आंसर नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसी अभी एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। अब इस सवाल पर आऊंगा, बट मुझे जल्दी से बता दो कि क्या ये बात सबके क्लियर है? अभी मैं इस सवाल के आंसर पर भी आता हूं। अभी जल्दी से मुझे बताओ, ये वाली बात सब लोगों को याद है कि हम मोल कॉन्सेप्ट में क्या किया करते थे? सर मोल कॉन्सेप्ट में हमें एक बैलेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ती थी सर। हम इस तरह के सवाल जिसमें बैलेंस इक्वेशन आप सवाल में दे देते थे, हम उससे एनालिसिस करते थे, और आपने बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट की एनालिसिस कैसे की जाती। हमने उसके ऊपर एक आध टेस्ट भी दे दिए सर, हमने डीपीपीस भी सॉल्व किए हैं, हमने कुछ कुछ सवाल भी किए हैं सर। धीरे धीरे करके हम और इंप्रूव कर रहे हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक पर। चलिए ठीक, फिर ये सर, ये नया चैप्टर सीखने की क्या जरूरत थी सर कि अब आप नया सवाल, नया चैप्टर सिखा रहे हैं। इस चैप्टर का यूज क्या? इसका यूज ये कि कुछ जगहों पर हो सकता है कि हमें केमिकल इक्वेशन गिवन ना हो, साथ ही साथ हमें यह भी ना पता हो कि केमिकल इक्वेशन है क्या। वो इक्वेशन मुझे पता ही नहीं, ना मुझे गिवन है, ना मुझे आती है, और ना मैंने कहीं पढ़ी है। तो ऐसे में सर वो सवाल मैं कैसे करूंगा सर? अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सवाल आएगा तो मैं रिएक्शन कैसे लिखूंगा, बैलेंस कैसे करूंगा, पढ़ूंगा कैसे, फिर ये कैसे देखूंगा कि सवाल में क्या क्या दे रखा है? मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट अ केमिकल रिएक्शन, सर ये मेरे लिए मुश्किल लगता है सर। मैं नहीं कर पाऊंगा सर। तो ऐसे में एक सेवियर, एक बचाने वाला एक आदमी मेरे सामने आता है, और वो कहता है भाई परेशान मत हो, एक जुगाड़ लगा सकते हैं। तो मैंने कहा जुगाड़ क्या है? वो जुगाड़ है पीओएसी। सर पीओएसी का एक जुगाड़ लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प कर सकता है विदाउट नोइंग द केमिकल रिएक्शन। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, कह तो तुम सही रहे हो कि अगर पीओएसी की मदद से सवाल को किया जाए तो सवाल सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसके लिए सर बड़ी लिमिटेशंस थी सर। उस आदमी ने जब मुझसे ये बोला कि भाई साहब आप पीओएसी का हेल्प ले सकते हैं और पीओएसी की मदद से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने बड़ी मेहनत से बड़ा खुश हुआ मैं, और मैंने उससे कहा कि फिर तो बात ही खत्म हो गई, मुझे कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, मैं हर सवाल पीओएसी से कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि सर उसने दुनिया भर की लिमिटेशंस मेरे सामने रख दी कि आप पीओएसी तब अप्लाई कर सकते हैं जब आप उस एटम के कंजर्वेशन की बात कर रहे हो जो प्रोडक्ट साइड में जहां जहां गया है वो आपको पता है। आप अंधेरे में नहीं है, आप डाउट में नहीं है कि यार पता नहीं यार ये जो फास्फोरस एटम है वो P4O6 के अंदर तो गया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और ऐसा बना हो जिसमें फास्फोरस गया हो। फिर क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी फास्फोरस है वो राइट हैंड साइड के फास्फोरस के पास चला गया। सर ये गड़बड़ सर। इस मॉलिक्यूल के अंदर जितना फास्फोरस है वो राइट साइड के इस मॉलिक्यूल के अंदर चला गया, ये कहना बड़ा डाउटफुल होगा, क्योंकि हो सकता है फास्फोरस कहीं और भी गया। तो ऐसे में सर बड़ा दिक्कत है कि हमें तो ये बात पता होनी चाहिए, हमें तो ये बात पता होनी चाहिए। फिर उसने फिर क्या बोला कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट, हम पीओएसी उसी एटम पर अप्लाई करते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट का हिस्सा है। तो अगर वो लिमिटिंग रिएजेंट का हिस्सा है तो ही वो हमारा ये काम कर सकता है, तो ही वो हमारा ये काम कर सकता है। तो मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है कि अगर ऐसा है फिर तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया होना चाहिए। यानी पीओएसी भी अप्लाई जब आप करते हैं तो बहुत सेट रूल्स के साथ करते हैं।
फिर उसके बाद जो है हमने ये बात बोली कि भाई देखो ऐसा है, पीओएसी अप्लाई करना भी बहुत आसान नहीं है, कुछ जगहों पर पीओएसी अप्लाई हो सकती है लेकिन हर जगह पीओएसी अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर ये मोल कॉन्सेप्ट 2 हमारे सामने आया। ये जो मोल कॉन्सेप्ट 2 है, इसके अंदर आप रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट आपके पास, पूरे रिएक्शन की रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है। आप कुछ चीजें सीख कर अपना काम चला सकते हैं। लेकिन फिर एक बात आती है जो हमने अभी बात की थी, वो क्या थी कि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना चाहते हैं। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को याद करूं, ऑलमोस्ट सारी केमिकल रिएक्शंस याद करूं, और फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट 1 से अपने सवालों को सॉल्व करूं। सर ये एक तरीका था, और मैंने उस दिन भी बताया था ये काम आसान नहीं है। आप दुनिया भर की केमिकल रिएक्शंस याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में सर एक जुगाड़ था मेरे सामने कि ठीक है मैं पूरी रिएक्शंस याद नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो ऐसा हो जिससे मैं काफी हद तक सवाल सॉल्व कर सकूं। तो ये काम करने के लिए मैंने उस दिन भी तुमको बताया था कि ये काम करने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पूरे इतने बड़े काम को अवॉइड करना चाहते हैं, या आप पूरे इतने बड़े प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं कि सर मैं पूरी दुनिया की केमिकल रिएक्शंस याद नहीं करना चाहता, तो ऐसे में कम से कम कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज फिर तो सब बेकार है, फिर तो आपके ऊपर है। आप चाहें तो पूरी रिएक्शंस याद कर लीजिए, और नहीं तो जैसा कहा जा रहा है वैसा कर लीजिए। बात तो सही। तो चलिए सर, क्योंकि चाय भी आ चुकी है, तो हम इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि हम अब पूरी रिएक्शंस याद नहीं करेंगे सर, हम कुछ जुगाड़बाजी करके ये जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है, इस मोल कॉन्सेप्ट 2, जिसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, इसको सीख लेते हैं सर। थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन कम से कम उतने बड़े प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं जिसमें पूरी दुनिया की केमिकल रिएक्शंस याद करने के लिए कही गई है। सर बड़ा मुश्किल काम था। बेटर यही है कि सर कुछ चीजें सीख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। भले ही फिजिकल केमिस्ट्री के वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स में इसको काउंट किया जाता हो, मानता हूं मैं सर, सारी बातें मानता हूं, लेकिन सर कम से कम उतना मुसीबत तो नहीं होगी सर, उतना काम नहीं कर सकता मैं, पूरा याद नहीं कर सकता। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक रास्ता निकाला था कि भाई सबसे पहले मैं सब्सटेंसेस के एन फैक्टर कैलकुलेशंस के बारे में बात करूंगा। तो मैंने सबसे पहले कुछ एन फैक्टर्स कैलकुलेशन के बारे में बात की, जिसमें एसिड्स के एन फैक्टर निकले, बेस के एन फैक्टर निकले, और उसके बाद सॉल्ट्स के एन फैक्टर निकले। तो अगर एसिड्स के एन फैक्टर, बेस के एन फैक्टर, और अगर सॉल्ट्स के एन फैक्टर की बात करें, तो फिर एसिड के एन फैक्टर निकालने का तरीका हमने याद कर लिया। बेस के एन फैक्टर का निकालने का तरीका बहुत सिंपल था, वो हमने याद कर लिया। सॉल्ट्स के एन फैक्टर निकालते वक्त हम लोगों ने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करनी स्टार्ट की, क्योंकि सॉल्ट्स के एन फैक्टर निकालते वक्त मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ता। तो मैंने सबसे पहले सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैलकुलेशंस के बारे में जब डिस्कशन किया, तो उसमें हमारे सामने जो बात निकल के आई वो ये आई कि अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी आती हैं, तो हम रिएक्शंस में सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे, हम रिएक्शंस के अंदर सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जल्दी से मैं चैट ऑन कर रहा हूं, मुझे जल्दी से बताओ, क्या सब लोगों ने घर में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के वो दोनों तरीके सीख लिए? दोनों तरीके समझते हो तुम? एक तरीका वो तरीका नहीं है सर, वो रूल है सर, वो ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है, वो कोई मेथड नहीं है सर। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम पर आने वाला चार्ज की वो फीलिंग होती है, चार्ज आता नहीं है, वो फील करेगी, वो चार्ज की वो फीलिंग मेरे ऊपर, जो मुझसे लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स को अगर आप आयनिक बॉन्ड मानकर ब्रेक कर दें, तो चार्ज की जो फीलिंग मेरे सर पर आएगी, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। वो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो ये बताओ हम ये कैसे निकालेंगे कि तुम्हारे ऊपर चार्ज की कौन सी फीलिंग आएगी? बहुत बढ़िया, लोगों ने रिवाइज किया, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ सर हमें कुछ नहीं करना सर, मुझे डंडे दिखाइए सर, जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है, उस एटम से कौन कौन से डंडे लगे वो डंडे दिखाइए सर, वो डंडे ब्रेक करूंगा सर, मेरे ऊपर जो भी चार्ज की फीलिंग आएगी सर, वही मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, इस प्रोसेस में जल्दी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी सर? इस प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? अगर आपको इस मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हो कि सर मैं बॉन्ड्स ब्रेक करता जाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्जेस की जो भी फीलिंग मेरे ऊपर आएगी वो मैं निकालता रहूंगा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जल्दी बताओ। डंडे, सही कह रहे हो सर, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डंडे, बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर मुझे डंडे दिखाई दीजिए सर, स्ट्रक्चर। सर आप ये कह रहे हैं कि किसी एटम से लगे बॉन्ड्स को, हमारी तुम्हारी लैंग्वेज में बॉन्ड्स मतलब डंडे, समझो बात को, तो अगर किसी एटम से लगे डंडे लगे, बॉन्ड्स लगे,
आपको वो बॉन्ड्स या वो डंडे ही नहीं दिखाई देते तो आप ब्रेक किसको करेंगे? सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस वगैरह ये सब छोड़िए सर, कि आप बॉन्ड तोड़ के ये आदमी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को वो रख लेगा। अरे सर जब मुझे बॉन्ड से नहीं दिखते तो मैं बॉन्ड ब्रेक करके ये कैसे निकालूंगा कि वो इलेक्ट्रॉन रखेगा कौन? यानी इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा दर्द था वो था स्ट्रक्चर। बात तो सही है सर, इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी वो स्ट्रक्चर थी। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है कम से कम वो स्ट्रक्चर्स जो मैंने अभी बनाए थे, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक? तो ऑब्वियसली जब तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करोगे तो वहां पर कार्बन की फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फॉस्फोरस फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, फॉस्फोरस के कंपाउंड्स, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये ज्यादातर स्ट्रक्चर्स तुम्हें बनाने सिखा दिए जाएंगे। इनके पीछे बनाने का लॉजिक क्या है वो सिखा दिया जाए। तो एटलीस्ट आप ये मान के चले कि ऑलमोस्ट सारे तरह के स्ट्रक्चर्स जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको आज नहीं तो तब सिखा दिए जाएंगे। तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर, फिर तो हम डंडे बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन सर अब आप समझिए बात को, हर बार स्ट्रक्चर बनाकर आप बॉन्ड्स डिसोसिएट करें और एटम पर आने वाले चार्ज की फीलिंग कैलकुलेट करें, इससे ज्यादा लॉजिकल है कि सर हमारे पास कुछ तो मेथड हो, सर कोई ऐसा मेथड हो जिसमें हमें बार बार बॉन्ड्स ना बनाने पड़े, हम फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो कैलकुलेट कर सके। तो उसका तरीका क्या था भाई? उसका तरीका क्या बताया गया था सर? उसका तरीका बताया गया था कि आप जो है कुछ सेट रूल्स याद कर लीजिए, आप कुछ सेट रूल्स याद कर लीजिए। तो मैंने कहा था कि वो जो सेट रूल्स हैं, वो सेट रूल्स क्या हैं, अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम चल जाएगा सर। और वो सेट रूल्स मैंने तुम्हें लिख के दिए थे। वो सारे रूल्स तुम्हें ध्यान रखने हैं। कब किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जनरली किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो सेट रूल्स तुम्हें ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ मैंने तुम्हें एक टेबल बना के दी थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। जैसे मैं जिन लोगों को ग्रीन पेन से टिक कर रहा हूं, दे आर वेल नोन आयंस। मुझे पता है सर, दे आर वेल नोन एनायंस, जिनको उनमें से अगर याद नहीं है तो याद करना है। मतलब वेल नोन इन द सेंस कि वो मेरे सामने कई बार आए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सर मैंने तो नहीं याद किया, तो आपको याद करना है, ठीक? तो अगर मैं उन लोगों के नाम लूं जो आपके वेल नोन आयन से, जो जनरली बच्चों को पता होते हैं, तो अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो मुझे समझ में आता है कि ये काम किया जा सकता है। अगर आप देखें तो सर ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, सर ये सुने हुए हैं सर, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सर मेरे मतलब के लोग हैं, हमने कई बार नाम सुने हैं। फ्लोराइड, आयोडाइड, सर मुझे इनके नाम भी पता है, इनके चार्जेस भी पता है। मैंने क्या बोला था कल होमवर्क में? ये स्लाइड तुम्हें होमवर्क के लिए दी गई थी, क्या करने के लिए दी गई थी सर? आप इनके नाम भी याद रखेंगे और आप इनके चार्जेस को भी याद रखेंगे, बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे, लेकिन ये लोग तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा सर कार्बोनेट आयन, सर मेरे मतलब का था सर, मैंने याद कर रखा है, मुझे पता है सर। साइनाइड आयन भी एक नॉर्मल एनायन है सर, मैंने ये भी याद कर रखा है, ठीक? और कोई कॉमन आदमी? हाँ सर, एक आध कॉमन आदमी और दिखाई देते हैं सर। सल्फेट आयन भी मुझे काफी कॉमन दिखाई देता है। साथ ही साथ और आगे बढ़े तो सर नाइट्रेट आयन मुझे काफी कॉमन आयन दिखाई देता है, मैंने नाम सुना है सर। NO3 माइनस मैंने नाम सुना है सर। और अगर कॉमन आदमी की बात करें तो सर एक फॉस्फेट आदमी है और एक परमैंगनेट आयन है सर, ये भी मुझे काफी कॉमन लोग नजर आते हैं सर। ये वो लोग हैं जो बहुत कॉमन है सर, मुझे इनमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने, बिकॉज मैंने इनके नाम के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। बट जो लोग मुझे सुनने हैं, जो लोग मुझे याद रखने, मैं उनको जरूर याद रखता हूं। उनमें कौन कौन से लोग हैं जो रेड से मार्क कर रहा हूं, जो तुम्हें याद रखने हैं? ये बचे हुए सारे तुम्हें रेड से याद रखने हैं सर। सल्फाइट आयन, थायोसल्फेट आयन, सल्फाइड, अगर अकेला सल्फर है तो इट विल बी सल्फाइड आयन। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको अकेला एस दिखाई दे रहा है, जैसे CuS, FeS, Cu2S, Fe2S3, कुछ भी आपको ऐसा दिखाई दे जिसमें अकेला एस है, तो दैट विल बी सल्फाइड आयन। सर ये मेरा सल्फाइड आयन होगा। इसी तरह से अगर अकेला फास्फोरस आपको कहीं दिखाई दे तो वो फॉस्फाइड आयन होगा, जिस पर -3 का चार्ज होगा। याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप बात करें तो सर ये ऑक्सलेट आयन होगा, दिस इज C2O4 2 नेगेटिव। कॉमन आदमी है बट मुझे याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से सर फॉस्फाइड आयन होगा, नाइट्राइड आयन होगा, ये हमारा नाइट्राइट आयन होगा, ये हमारा पर क्लोरेट होगा, ये क्लोरेट होगा, ये क्लोराइट होगा और ये हाइपोक्लोराइट होगा। मुझे इन लोगों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट है। सर ये सारे लोग जो हमने रेड से मार्क किए, अगर ये मेरे सामने आते हैं तो जल्दबाजी में मुझसे गलती हो सकती है, तो मुझे इनको तसल्ली से याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ सर ये आइसोसाइनाइड भी मुझे नाम याद रखना पड़ेगा।
चलिए ठीक है सर, लेकिन अब आप ये बताइए इनमें से आपने ज्यादातर देखे कौन से हैं? इनमें से ज्यादातर आपने सवालों में, जेई में, किताबों में आपने ज्यादातर कौन से सवाल देखे हैं? तो देखो, जो ग्रीन वाले दे आर कॉमन, ये कॉमन, मैंने ये सब कुछ तुम्हें याद करने के लिए बोला था। जो ग्रीन वाले दे आर कॉमन, बट जो हमारे रेड वाले हैं उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन कौन से? तो आप देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे उसमें ये थायोसल्फाइड आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी हद तक दिखाई देगा। सल्फाइड आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको काफी हद तक दिखाई देगा। इसी तरह से अगर इन आयंस के बारे में बात करें तो ये क्रोमेट आयन और ये डाइक्रोमेट आयन आपको काफी हद तक दिखाई देगा। सिमिलरली ये नाइट्राइट आयन आपको काफी हद तक दिखाई देगा। तो ये कुछ लोग हैं, और एंड दिस फॉस्फेट आयन एंड दिस परमैंगनेट आयन, ये वो आयंस हैं जो आपको ज्यादातर सवालों में दिखाई देंगे। तो दैट मींस आप इसके बारे में यही बोल सकते हैं कि मुझे इन आयंस, और इसका रीजन क्या है सर, इन आयंस को याद करने का, इनके चार्जेस को याद करने का रीजन क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा, मैं अभी बात करता हूं, आपने सुना होगा आयरन, कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती, एक कॉपर +1 और एक कॉपर +2। तो जो कॉपर +1 है, जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको क्यूप्रस कहते हैं। दिस इज क्यूप्रस, दिस इज क्यूप्रस। और जो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज क्यूप्रिक, ये हमारी क्यूप्रिक। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, कॉपर की जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस में, दैट इज क्यूप्रस। द लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज अस, एंड मैक्सिमम वाले को इक बोलते हैं। तो ये अस वाला +1 वाला, इक वाला +2 वाला, ठीक। अच्छा सर, और देखते हैं, एक और आदमियों को याद करने की कोशिश करते हैं। आयरन की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और आयरन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3। जो +2 वाला है वो मिनिमम वाला है, तो दैट मींस इट शुड बी अस। ये कौन सा अस होगा सर? दिस विल बी फेरस, ये फेरस आयन होगा। और इसी तरह से सर ये इक वाला है, दिस विल बी फेरिक आयन, ये हमारा फेरिक आयन होगा। चलिए सर, ये भी आपकी बात हमें समझ में आती है, ये फेरिक आयन मान लेते हैं, अब बिल्कुल ठीक है, ये हमारा फेरिक आयन। इसी तरह से और एक आदमी लेते हैं सर, ये जो एसएन है, टिन, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका बड़ा वाला +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर SN+2, SN+4, सर SN+2 इज स्टेनस, दिस इज स्टेनस, और ये हो गया स्टेनिक। सर ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो है स्टेनिक। सिमिलरली सर मरकरी की भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है Hg+ और एक होती है Hg2+। दिस इज Hg+, क्यों? क्योंकि दो मरकरी है ना, तो दो मरकरी पे +2 तो एक मरकरी पे +1। मरकरी की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें यह बात बताई जाएगी। दिस इज मर्क्यूरस, इसे मर्क्यूरस कहते हैं। दिस इज मर्क्यूरस एंड दिस इज मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो कुल मिला के जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये कुछ आयंस हैं सर, ये मेटल आयंस हैं। इन मेटल आयंस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो अपनी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे सामने मुझे दिखाई देता है। सर ये कॉपर भी ये बदतमीजी कर सकता है, सर आयरन भी इस तरह की बदतमीजी कर सकता है, सर ये जो टिन है ये भी इस तरह की कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है, और सिमिलरली सर ये जो आपका मरकरी है वो भी इस तरह की कुछ हरकत कर सकता है। सर ये सारे लोग जो है ये अलग अलग तरह की इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। तो सर इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे क्या लेना देना है सर? होगा, करते होंगे, फर्क पड़ता है यार, फर्क पड़ता है। तुम्हें जो आयंस मैंने याद करने के लिए बोले थे, उन आयंस को याद करने का पर्पस था, उनको उनके नाम याद करने का पर्पस था, उनके चार्ज को याद करने का पर्पस था। मैं तुम्हें बताता हूं उसका पर्पस क्या है। अब आप समझिएगा जरा, यही इसी के पैरेलली लिखता हूं मैं तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ में आए। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप एक क्वेश्चन बनाता हूं बगल में, है ना, जो कि अच्छी आदत है मेरी, यही बनाता हूं मैं। यहीं पर एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं और एक छोटा सा सवाल बनाते हैं जिसमें यह लिखते हैं कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, कुछ भी ले लेते हैं, कार्बन इन FeC2O4 एंड SnC2O4। सर ये ले लेते हैं, इन दोनों में आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इन दोनों जगहों पर आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सर आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब मुझे ये बताइए सर।
तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो कोशिश करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो क्या समझ में आता है सर? समझ में ये आता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है सर। अब हमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी आती हैं सर, आप मुझे डायग्राम्स बना के दे दीजिए, मैं अभी डंडे तोड़ तोड़ के आपको हर आदमी की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बता दूंगा। इसमें कौन सी कलाकारी, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम ये बात तो सब लोग एग्री करेंगे कि ये कोई अच्छा मेथड नहीं है सर। ये डंडे तोड़ तोड़ के ड्रामेबाजी करना सर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सर अब कुछ जगहों पर तो ठीक है सर, मजबूरी हो सकती है, मैं मजबूरी भी तुम्हें दिखाऊंगा, कुछ जगहों पर तो मजबूरी हो सकती है। बट ये कि सर आप हर जगह यही ड्रामे करेंगे कि डंडे तोड़ तोड़ के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, सर ये सही नहीं लगता। तो फिर तरीका क्या बताया गया था? तरीका यही था सर, जो आपने एक्स वाला एक मेथड बताया था, हम उस एक्स वाले मेथड को यूज कर लेंगे और उस एक्स वाले मेथड से अपना ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह कैलकुलेट किया करेंगे। बात तो सही है सर, ये बात आपकी सही लगती है, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं। सर बुराई तो नहीं है, लेकिन आपको अगर ये याद हो कि एक्स वाले मेथड से जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है उसको तो सर एक्स ले लेते थे, याद है? उसको तो एक्स ले लेते थे, और बाकी सब लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्योंकि मुझे पहले से पता होती थी, तो मैं एक इक्वेशन बना लेता था एक्स के टर्म्स में और उससे एक्स सॉल्व कर लिया करता था सर। बिल्कुल मुझे याद है सर, अच्छी तरह से मुझे याद है, जब आपने बताया था कि इस आदमी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आपने बताया था एक्स प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 3। सर इस तरह करके आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया था सर। तो यहां भी कर लेंगे, इसमें कुछ नई बात तो नहीं सर, यहां भी कर लेंगे सर। आप बताइए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, अभी निकाल के दिखाता हूं सर। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मान लेते सर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू क्यों नहीं कर रहा है? शुरू करिए, शुरू करके दिखाइए। क्या हो गया सर? भूल गए? भूले नहीं, लेकिन दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है सर? आयरन आ रहा है सबसे पहले, मुझे नहीं याद आ रहा है सर, मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखूं सर। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं सर, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखूं? क्यों, परेशानी क्या है? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता ही होती है। नहीं पता होती ना सर। आयरन एक ऐसा मेटल हो गया जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वैलेंसीज एग्जिस्ट करता है सर। +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी एग्जिस्ट करता है सर। मुझे कोई सपने थोड़ी ना आ रहा है कि यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है या +3 है। मुझे क्या पता सर क्या है? अब जब तुम्हें यही नहीं पता कि आयरन की क्या है, तुम्हें कार्बन की नहीं पता, और तुम्हारे पास इक्वेशन सिर्फ एक ही है, तो तुम एक्स सॉल्व कैसे करोगे? मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? परेशानी क्या हो रही है सर? परेशानी यह हो रही है कि कुछ जगहों पर कभी कभी हमें तकलीफ होती है सर, कुछ जगहों पर हमें दर्द होता है सर। उस दर्द में हमें महसूस यह होता है कि यार ये क्या बात होती है, एक्स वाले मेथड से ये सवाल कैसे निकालूं सर? मैं कैसे निकालूं कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सर? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए सर। मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता सर, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मुझे आयरन भी नहीं पता, मुझे कार्बन ही नहीं पता सर। मैं कौन सी इक्वेशन बनाकर कौन सी इक्वेशन बना लूं जिसमें दो वेरिएबल सॉल्व हो जाए सर? ये तो हैरानी है सर, ये तो गलत है सर, ये बेमानी है, ऐसा नहीं हो सकता सर। तो मैंने कहा, फिर कह रहा सर लेकिन मुझे ना कुछ याद आ रहा है, मुझे आपकी कुछ बातें याद आ रही। तो हमने कहा भाई तुम्हें हमारी कौन सी बात याद आ रही? सर हमें एक बात याद आ रही है, आपने चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर यह बात बोली थी कि कहीं तुम्हें C2O4 दिखाई दे तो समझ लेना कि ये ऑक्सलेट आयन है सर। आपने चिल्ला चिल्ला के ये बात याद करवाई थी सर। कहीं आपको C2O4 दिखाई दे तो समझ लेना कि ये ऑक्सलेट आयन है, और ये भी समझ लेना कि इसका चार्ज -2 होता है। सर आपने याद करने के लिए बोला था सर, हम नादान लोग याद नहीं कर रहे थे। हमें एक्चुअली आपकी बातों पर भरोसा नहीं था कि इसका इतनी इंपॉर्टेंस होगी। हमने कहा हाँ भाई भरोसा रखो, भरोसा तो करना पड़ेगा, इतनी ही इंपॉर्टेंस है सर। मुझे ऑक्सलेट का चार्ज याद आ गया सर, मुझे याद आ गया C2O4 को देखते अबे ये तो ऑक्सलेट आयन। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि ऑक्सलेट आयन, अब मेरे पास इस सवाल को करने के दो तरीके आ गए, जरा समझना क्या तरीका आ गया सर। जैसे ही मुझे पता चला कि सर आयरन ऑक्सलेट है सर, इस ऑक्सलेट पर -2 का चार्ज होता है, तो पहला तरीका तो ये निकल के आ गया मेरा कि सर अगर ये ऑक्सलेट आयन है और इस पर -2 का चार्ज है, तो सर इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड, इस सॉल्ट को न्यूट्रल होने के लिए सर आयरन पर +2 का चार्ज होना चाहिए सर। बिल्कुल मैं आपकी इस बात को एग्री करता हूं, आयरन पर +2 का चार्ज होना लाजमी है। अगर ऑक्सलेट पर -2 का चार्ज है तो आयरन पर +2 का चार्ज होना जरूरी है सर। इसका
मतलब यह हुआ कि सर यहां आयरन +2 वाला है सर, +3 वाला नहीं। बताइए मेरी बात समझे? इसका मतलब यह हुआ इफ आयरन इज इन +2 अब दर्द नहीं है सर, अब दर्द खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सर मुझे आयरन से ही तकलीफ हो रही थी सर, कार्बन को तो मैंने एक्स मान लिया था, मुझे आयरन से ही तकलीफ हो रही थी, तो मैंने आयरन को 2 पता चल गया मुझे। सर अगर आयरन आपको 2 पता चल गया तो मेथड 1 क्या है? अरे यार ये 1 और 2 कुछ नहीं है, सिर्फ समझ लो बात को, हम अपने आप को जबरदस्ती हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सोचोगे अरे सर ने 2 मेथड बताए, तो 2 मेथड नहीं है, दोनों एक ही है, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, समझो बात को। तो वो कर क्या रहा है? कर ये रहा है कि भाई आयरन आपका 2 हो गया, तो अगर आपका आयरन 2 हो गया तो इसको 2 ले लीजिए, उसमें क्या सोच रहे हैं सर, ये 2 हो गया प्लस सर कार्बन की निकालनी है तो एक्स मान लेते हैं, और क्योंकि 2 कार्बन है तो 2x मान लेते हैं, दिस इज 2x। ऑक्सीजन सर जनरली -2 ही होता है सर, जनरली ऑक्सीजन इज -2, 4 ऑक्सीजन है तो ये 4 -2 वाले होंगे, और नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0 बिकॉज दिस इज न्यूट्रल सिस्टम, सो इट विल बी 0। इससे सर आप बढ़िया से x की वैल्यू कैलकुलेट करिए सर, मजा आ जाएगा सर, x की वैल्यू +3 आ जाएगी सर। क्लियर है सर? इससे x की वैल्यू जो है +3 आ जाएगी, बहुत बढ़िया सर। सो दैट मींस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ऑक्सिलेट आयन इज +3। ठीक है सर। सर मेथड 2 क्या है सर? मेथड 2 बताइए। हमने कहा चलिए मेथड 2 भी बताते हैं, तुम्हें खुद हैरानी होगी कि सर ये क्या टाइम पास कर रहे थे आप, ये मेथड 2, लेकिन ये अच्छा है, मतलब हमें ये अच्छा लगता है, ऐसा करना हमें अच्छा लगता है। ये मेथड 2 क्या है? मेथड 2 सर, मेथड 2 ये कह रहा है कि चक्कर में मत पड़िए सर, कुछ चक्कर में मत पड़िए सर। आपने अगर ये पहचान लिया कि ये ऑक्सिलेट आयन है तो बाहर निकालिए सर इस ऑक्सिलेट आयन को ऐसी की तैसी सर। हमने कहा मतलब कह रहा है सर अगर आपने ये पहचान लिया कि दिस इज ऑक्सिलेट C2O4 तो फिर अकल मत लगाइए सर, इसको बाहर निकाल के लाइए। हमने कहा लो बाहर निकाल लिया, ये आ गया बाहर C2O4 2 नेगेटिव, बाहर आ गया। ऑक्सिलेट आयन -2 चार्ज होता है सर, दिस इज ऑक्सिलेट आयन। अब जब सब ये बाहर आ गया तो अब आप कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। सर ये क्या बकवास मेथड है? ये आ जाएगा 2x माइनस कितना, 2x -8, यही होगा ना, -8 इज इक्वल टू नेट चार्ज, और नेट चार्ज कितना है सर? नेट चार्ज -2, सो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अरे सर क्या मतलब, कुछ अलग थोड़ी ना आएगी, वही निकल के आएगी जो पहले निकल के आई थी। इसका मतलब ये हुआ सर यहां से भी आप कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पा रहे हैं, ऐसे भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पा रहे हैं, आपका जैसा दिल करे वैसे कर लीजिए। यानी अगर आपने गलती से आयन को पहचानना सीख लिया तो आप उस आयन को बाहर निकाल के लाइए, चुपचाप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, खत्म हो गई बात। आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए कि दूसरे आदमी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आती है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ये SnC2O4 में भी हरकत की जा सकती है। ऑक्सिलेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑक्सिलेट को बाहर निकाल के लाइए सर, यहां पर भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो यहां थी। क्यों? बिकॉज दिस इज ऑल्सो ऑक्सिलेट आयन सर, ये भी ऑक्सिलेट आयन है सर। ऑक्सिलेट आयन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 निकल के आती है सर। इसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो आयरन का ऑक्सिलेट है कि टिन का ऑक्सिलेट है कि मरकरी का ऑक्सिलेट है कि हमारा ऑक्सिलेट है कि आपका ऑक्सिलेट है। इफ इट इज ऑक्सिलेट आयन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज ऑलवेज +3। क्लियर? समझ में आई बात? जैसे इस जो मैंने बात बोली उसका एक और एग्जाम्पल लेता हूं, एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लीजिए पूछते हैं, ये सवाल मैंने करने के लिए दिया था, मैं फिर भी ऐसे ही दे रहा हूं तुम्हें। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ both the nitrogen atoms in ammonium nitrate, अमोनियम नाइट्रेट। अब सर तकलीफ, फिर से तकलीफ हो रही है सर। क्या तकलीफ है सर? अमोनियम नाइट्रेट होता कैसा है? तो सबसे पहले तो मैं ये लिख दूं, अमोनियम नाइट्रेट तुम्हें याद होगा, नहीं याद है तो इस बात को याद रखेंगे कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ऐसा होता है NH4NO3। सर दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। अब सवाल, ये अमोनियम आयन है सर, अगर आपको ना पता हो तो मैं फिर लिख रहा हूं, आप सब लोग इसको नोट करेंगे, याद रखेंगे। सर दिस इज अमोनियम आयन, इसे अमोनियम आयन कहते हैं, अमोनियम आयन। दिस इज अ कैटायन, ये एक कैटायन है सर, दिस इज अमोनियम आयन। ठीक, तो वो मुझसे जानना चाहता है कि आप इस अमोनियम आयन में दोनों नाइट्रोजन आइटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। अब तुम खुद सोचो, जो बच्चे खोखली तैयारी वाले लोग हैं, है ना, समझ रहे हो बात को? खोखली तैयारी का मतलब सर जो लोग ढीले हैं, है ना, सही से जो लोग रिवाइज नहीं कर पाए, जो बेचारे पढ़ नहीं पाए, उनके बारे में जरा आप सोचिए।
अब उनके बारे में सोचिए, अगर उनको इस मॉलिक्यूल के अंदर दो नाइट्रोजन एटम्स दिखाई देते हैं और वो दोनों नाइट्रोजन एटम्स में वो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहे, सपोज इनमें दोनों जगहों पर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग निकल के आ रही, तो ऐसे में तो सर बैंड बच जाएगी। आपके पास एक ही इक्वेशन होगी और उस एक ही इक्वेशन में नाइट्रोजन की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, कैसे कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। आप समझ बात को, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम। तो ऐसे में सर फिर वही वाली मुसीबत हो गई सर कि आप जो है एक मॉलिक्यूल लेके आए और उस एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं सर, एक को एक्स मान लीजिए, एक को वाई मान लीजिए, ये भी ठीक है सर, लेकिन अजीब लल्लू आदमी हो, एक को एक्स मानोगे, एक को वाई मानोगे और इक्वेशन एक ही बनेगी। सॉल्व कैसे करोगे सर? जरा करके दिखाइए, हम तुम्हें दिखाते हैं क्या 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 बेवकूफी है सर। इसको एक्स ले लेते हैं और इस वाले को वाई ले लेते हैं। भाई ये तो उसने नहीं कहा ना कि दोनों नाइट्रोजन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली है ना सर, किसी की एक्स होगी, किसी की वाई होगी। तो अगर मान लो ये एक्स है तो क्या लिखे सर? दिस इज एक्स। हाइड्रोजन के बारे में दुनिया जानती है सर, दिस इज जनरली +1, प्लस इस वाले नाइट्रोजन को वाई ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन को जनरली दुनिया जानती है -2 होती है सर। दिस इज माई इक्वेशन सर, ये इक्वेशन है। आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, समझ रहे बात को, इसमें बिल्कुल खोपड़ी बना देंगे आप, कॉमन मिस्टेक और न जाने क्या क्या लिख देंगे, बवाल मचा देंगे, समझ रहे हो? बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हैं सर आप, ये सब हरकत मत करिए। आपने एक नाइट्रोजन को एक्स माना, दूसरे नाइट्रोजन को वाई माना और आपने एक मस्त इक्वेशन तैयार कर ली सर। बस अब आप नीचे लिख दीजिए सॉल्विंग वी गेट एक्स एंड वाई। अरे सर हम माना कि हम बेवकूफ है ना, हम माना कि हम बेवकूफ हैं सर, इतने बेवकूफ नहीं है कि एक्स और वाई की एक इक्वेशन से एक्स और वाई दोनों सॉल्व कर ले सर। हमें बचपन से यही तो एक सिखाया गया, हमने सर ये कभी नहीं सीखा कि सॉल्व कैसे करते। हमने ये जरूर सीखा है कि अगर दो वेरिएबल्स हो तो दो इक्वेशंस अलग अलग चाहिए उन दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए सर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो सॉल्व कैसे हो सकता। वो सब छोड़िए सर, हमें आता नहीं आता वो छोड़िए सर, हम मान लीजिए हमें नहीं आता सर, लेकिन हमें इतना तो आता है सर कि अगर आप दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो दो इक्वेशंस, दो अलग अलग वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस आपको चाहिए होती है सर। ये हमें आता है, सॉल्व कैसे किया जाता है ये हमें नहीं पता, लेकिन चाहिए तो यही सर। तो ऐसे में अगर आप एक्स और वाई को सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा आप समझिए बात को, एक और इसके अलावा कोई और इक्वेशन बन भी नहीं सकती सर। चार्ज न्यूट्रलिटी के अलावा इस पूरे सीन में कोई और इक्वेशन आप बना भी नहीं सकते। तो सर इसका मतलब ये हुआ सर, ये सब फर्जी पना है सर, ये कैसे ऐसे सॉल्व करेंगे सर, ये तो गलत हो गया सर। सही तरीका क्या है, इसको हटाइए आप। सही तरीका क्या होना चाहिए सर? सही तरीका यह है कि आप बताइए आप जानना क्या चाहते हैं। हमने कहा यार मैंने सुना है अमोनियम नाइट्रेट है, मुझे दोनों नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता करनी है, तो कैसे पता करूं? तो इसका तरीका यह बताया गया है कि आप पहचानिए कि अमोनियम नाइट्रेट। सर पहचान लिया, तो जैसे ही आपको पता चला ये अमोनियम नाइट्रेट है, तो क्या आपको ये दिखाई नहीं देता दिस अमोनियम आयन? मैंने कहा सर दिखता है। कह रहा बाहर निकालो अमोनियम आयन को, ऐसी तैसी तुमने एक बार अमोनियम आयन को बाहर निकाला, उससे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, और क्या आपको दिखाई नहीं देता दिस इज नाइट्रेट आयन? हाँ सर नाइट्रेट आयन। कैसा होता है नाइट्रेट आयन? सर नाइट्रेट आयन आजकल NO3- जैसा होता है सर, नाइट्रेट आयन NO3- होता है, NO3- सर, दिस इज नाइट्रेट आयन। अभी हमने पीछे लिख भी रखा है, हमने फिर लिख दिया, ठीक, दिस इज नाइट्रेट आयन। बाहर निकालिए सर नाइट्रेट आयन को। सर नाइट्रेट आयन को बाहर निकालते ही नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म होंगे बात। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन आयंस के नाम याद करना और उन आयंस के चार्जेस को याद करने से तुम्हें बहुत फायदा होता सर। अदरवाइज आप इसी में झूलते रह जाएंगे, एक्स और वाई दो अननोन सॉल्व कैसे करना, कुछ नहीं करना सर। आपने जैसे ही पहचाना ये अमोनियम आयन है, बाहर निकालिए सर अमोनियम आयन को, ऐसी की तैसी अमोनियम आयन की। और जैसे ही आपने अमोनियम आयन को बाहर निकाला, मैंने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व कर ली। कैसे सर? अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो क्या होगा? दिस इज एक्स +4 इज इक्वल टू द चार्ज that is +1, so x is equal to -3. So in ammonium ion the oxidation state of nitrogen is -3. Clear? और इसी तरह से सर अगर आपको नाइट्रेट वाले के अंदर दूसरे वाले नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आपको पता चल जाएगा सर ये NO3- है सर, ये नाइट्रेट आयन है, और जैसे ही आपको पता चला ये नाइट्रेट आयन है, इसको y मान लेते हैं और ये हो जाएगा +3 × -2 इज इक्वल टू -1। इससे y की वैल्यू +5 आ जाएगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ सर, इन दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सर। एक की -3 आ जाएगी और एक जगह पर इसकी वैल्यू +5 आ जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल। समझ में आया? यानी इसका फायदा है, मतलब हम सिर्फ ये मतलब ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली जब मैं पढ़ता था या जब मैंने पढ़ाना भी शुरू किया होगा, तो जब फेस टू फेस स्टूडेंट से मुलाकात होती थी तो वो तो ये कहते थे ना सर, क्या 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 कर रहे हो सर, इसकी क्या जरूरत है सर, ये क्यों याद करवा रहे हो हमसे, इनका क्या फायदा? तो वहां पर तो जवाब देना पड़ता था। यहां पर तो हो सकता है तुम में से किसी के दिमाग में ये बात अगर आ भी जाए कि सर क्यों याद करवा रहे हो, तो तुम क्या कर लोगे? हम तो बक रहे हैं, भौंक रहे हैं, तुम्हें सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना तो बंद कर दो टीवी, यही हो सकता है ना। लेकिन पर्पस पता है मुझे,
पर्पस, और मुझे लगता है तुम्हें भी इस बात का पता है कि अगर कहा गया है, सर ने कुछ बोला, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे की कहानी जरूर थी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सर जो है टाइम पास करने के लिए जो है हमको ये बात याद करने के लिए कह रहे हैं। तुम इन आयंस के जो मैंने लिखे थे, इन आयंस के नाम याद रखो, इनके चार्जेस याद रखो, तुम्हें आगे चल के कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी। इस बात को लिख के ले लो। क्लियर है? समझ में आ गया? ये हम बात करेंगे, तुम्हें और भी बातें समझ में आएंगी। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर मैं उन नाम को याद रखूंगा, उन आयंस को याद रखूंगा, और अगर अभी याद नहीं भी है तो भी मैं याद कर लूंगा। अगर अभी याद नहीं भी है तो भी मैं इसको याद कर लूंगा। तो इसकी यहां पर इस मेथड में जो है वो टिक लगा दिया जाए, ये सही है। क्लियर है? समझ में आ गया? सबको ये वाली बात समझ में आ गई? चलिए सर और बात करते हैं, दूसरी बात शुरू करते हैं सर। अब जो है एक आध जो सवाल करने के लिए दिए गए थे, जरा उस पर आते हैं, और उसके बाद फटाक से एन फैक्टर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सर जरा एक आध सवाल बताइए, कौन से सवाल करने के लिए दिए गए थे? अब बहुत सिंपल है, तुम लोगों ने ट्राई किया था, अभी बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बोल रहे थे। जल्दी से बता दो इसका आंसर। बहुत सारे बता ही रहे थे, अपने आप ही बता रहे थे। 19 इसका आंसर आ रहा था। बिल्कुल सही है। K2Cr2O7 में हमें ट्रांजिशन मेटल, तो सबसे पहले अब जिसको नॉलेज है वो जानता है, नहीं तो आगे वो अपने आप सीखेगा। क्रोमियम, मैग्नीज और ये आयरन की बात कर रहा है, तो मुझे क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो सारे बच्चे कर सकते हैं, आसान है। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहां निकालना चाहें तो यहां निकाल सकते हैं। K2Cr2O7 जिन्होंने नहीं किया है वो देख लें एक बार। K2Cr2O7 में ट्रांजिशन एलिमेंट क्रोमियम है, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सर? पोटेशियम की आपने बताया था जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी हमेशा +1 होती है, तो 2 क्रोमियम है तो ये 2 इंटू +1 हो गई। क्रोमियम की x मान लेते हैं सर, और ऑक्सीजन का जनरली आप बता ही चुके हैं -2 होता है, और नेट चार्ज 0। और ऐसा करने से सर मुझे यहां से x की जो वैल्यू है वो पता चल जाती है +6। दूसरा आदमी जो आपने ले रखा है वो है KMnO4, सर हमारा पुराना दोस्त है KMnO4। उसमें आपको ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस मैग्नीज को सर x मान लेते हैं, और 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, नेट चार्ज 0 है सर। उससे अगर आप x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू +7 निकल के आती है। चलिए ये बात भी आपकी समझ में आती है। और जो तीसरा आदमी है वो है K2FeO4, और ऐसे इसमें अगर आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ये 2+1 वाले हो जाएंगे। आयरन को x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, इज इक्वल टू 0 करके आप यहां से भी x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी निकल आएगी भाई? ये 6 आ जाएगी मुझे लगता है ना, 6। तो ये +6 आ जाएगी। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि मुझे x + y + z की द सम ऑफ x y z, तो अगर आप x y z की वैल्यू का सम करना चाहते हैं तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, और इन तीनों को जोड़ते ही आपको क्या सम मिल जाएगा? द सम इज 19। तो बहुत सारे बच्चों ने किया भी है ना, बहुत सारे बच्चे उस टाइम आंसर बता भी रहे थे 19, है ना। चलिए ठीक है सर, और बात कर लेते हैं फटाफट। कुछ और सवाल दिए गए थे, तुम अपने आप भी इनको करके देखना यार, है ना, और दोबारा करना। अब जेई मेंस में 2019 में अच्छा सवाल बनाया गया था, मुझे ठीक लगता है सवाल, बिकॉज उसने एक ही साथ, अब तुम देख रहे हो इन दोनों सवालों में क्या सिमिलैरिटी है। इससे पहले भी जेई ने सवाल पूछे, लेकिन क्या था? NO2 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऐसे पूछ लिया। N2O के अंदर निकालो, ये ठीक। अब उसने सोचा यार ये क्या एक एक करके पूछते हैं, एक काम करते हैं सवाल का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन लोगों की पूछ लेते हैं, एक साथ दो तीन लोगों के आंसर पूछ लेते हैं। तो उसने इस बार भी वही किया सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग जगहों पर कैलकुलेट करिए, और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साफ समझ में आता है कि अगर मैं N2O की बात करता हूं तो N2O एक ऐसा आदमी है जिसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगी 2x - 2 इज इक्वल टू 0, और यहां पर x की वैल्यू आ गई आपका +1। इसी तरह से अगर आप NO की बात करते हैं तो सब लोग एग्री करेंगे सर, ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी +2, x इज इक्वल टू +2। इसी तरह से अगर मैं तीसरा आदमी N2O3 लेके आता हूं, तो जो N2O3 होगा उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो होगा 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 सर। यानी इसके अंदर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आ रही है, ठीक है सर। और इसी तरह से अगर आप NO चेक करना चाहते हैं तो NO को भी कर सकते हैं सर। NO में नाइट्रोजन को x मान लेते हैं, x - 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा NO कर चुके थे क्या? NO2, सॉरी NO2। तो ये NO2 ले लेते हैं, तो NO2 में समझ में आता है सर, ये x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारी +4।
तो मुझे लगता है ये तो इंक्रीजिंग ही ऑर्डर हो गया है ना। तो ये इंक्रीजिंग ही ऑर्डर है, साफ दिखाई देता है सर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो नीचे आप 1 2 3 4 कर रहे हैं तो यही ए ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरह से लगातार बढ़, यानी अब इस सवाल में अच्छी बात क्या है कि उसने आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लिया। वो एक साथ एक आदमी के बारे में ना पूछकर चार चार लोगों के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा रहा है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सवाल को और अच्छा बनाया जा सकता है ना, और किसी तरह से भी पूछ सकता है। और भी बहुत सारे सवाल जो तुम्हें करने के लिए दिए गए थे, इनको एक बार फिर से ट्राई करना। ये सारे वही सवाल हैं जो तुम्हें करने के लिए दिए गए थे। हम अब काम की बात पर आते हैं। काम की बात यह है कि सर मान लीजिए जैसा कि शुरू में बोला था आपने कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों काम चल रहे हैं, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस। ऐसी रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने तो ऐसे एक एग्जांपल ले लिया, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लिया, बट आप कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें आपको ऐसा लगता है कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दुनिया भर की रिएक्शंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको ये दोनों काम होते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहां पर भी अगर मैं सिर्फ दिखाऊं तुम्हें तो देख सकते हो तुम, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्रोमियम हमारा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप निकाल सकते हैं, और यहां पर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यहां पर क्लोरीन हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां क्लोरीन हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर मैं रफली बात करूं तो मुझे यह समझ में आता है कि जो मेरा क्रोमियम है वो +6 से +3 में जा रहा है। यानी अगर मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। सो दिस इज रिडक्शन प्रोसेस सर, इसको रिडक्शन का नाम दिया जाएगा। और सब लोग इस बात को एग्री भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इज रिडक्शन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस इज ऑक्सीडेशन सर। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन को देखूं तो मेरा जो क्लोरीन है वो -1 से 0 में आ रहा है। सर अगर आपका क्लोरीन -1 से 0 में आ रहा है, दैट मींस उसकी नेगेटिव चार्ज कम हो रही है, और नेगेटिव चार्ज तो तभी कम होती है जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाना सर आज से ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी दिखाई दे रहा है। सर इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा जो है वो ये है, वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है? तो ठीक है सर, ये बताना क्या चाह रहे हैं? तो बताना यही है कि भाई अगर आपको इस तरह से एक छोटा सा आइडिया लग जाए कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमने देखा है जेई में इस तरह के सवाल पूछता है कि आप बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो जिस बच्चे को ये आइडिया लग जाए कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन वो पहचान पा रहा है तो काम हो जाएगा। अब आते हैं दो तरह के बच्चों के पास, वही जो हम हमेशा आते हैं, एक ईमानदार और एक बेईमान। ईमानदार क्या सोचेगा, ठीक है सर, जहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है सर, ये बेईमान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, वो बेईमान आदमी, हम सबसे पहले बेईमान की बात कर रहे हैं, ठीक। नहीं, ईमानदार की बात पहले करते हैं। ईमानदार आदमी वो कह रहा है कि अच्छा सर ठीक है, जहां पर रिडक्शन हो रहा हो और ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है सर, उस रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मैं कैसे पहचानूंगा लेकिन, क्योंकि मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन अगर है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होने चाहिए। तो मैं ये कैसे पहचानूंगा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है? एक सेकंड, मैं क्या ये निकाल पाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का आइडिया होना चाहिए। क्या मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी आती हैं? हाँ सर ने सिखा रखी है, मैंने प्रैक्टिस की, आती है, आती। इसका मतलब मैं पहचान लूंगा सर, मैं पहचान लूंगा, बात खत्म। अब आते हैं बेईमान के पास। बेईमान क्या करेगा? बेईमान कहेगा एक सेकंड, जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता हो, अच्छा रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, ठीक है, पहचान लेंगे और उसके बाद कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसने अपने आप से यह नहीं पूछा कि ये रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, वो एग्जाम वाला नहीं बताएगा आपको, वो भी आपको खुद चेक करना पड़ेगा। और अगर वो खुद चेक करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या चेंजेस हैं वो आपको दिखाई देने चाहिए, और उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी आनी चाहिए। बेईमान आदमी होगा वो वहां तक जाएगा ही नहीं, वो कहेगा कर लेंगे, और जब सामने आएगा तो कहे काम से टाए फिर। समझ रहे बात को? तो इसलिए ईमानदार बनो यार, ईमानदार बनो ये सब, क्योंकि आज अगर तुमने ये कह दिया एक सेकंड कर लेंगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखेंगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखना पड़ेगा, अरे यार ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो कई बार गलत कर रहा था यार, ऑक्सीडेशन स्टेट ही में तो गड़बड़ हो जाती है बार बार, तो सर गड़बड़ है। तो जो ईमानदार होगा ना
वो बच्चा इस बात को समझता है और इस बात को समझेगा कि नहीं नहीं सर, ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालने में गड़बड़ हो रही थी, इसका मतलब जब तक वो नहीं आएगी सर तब तक आगे क्या करूंगा मैं। तो इसलिए जो ईमानदार इंसान है, अगर उसको आता है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर उसको नहीं आता तो अगर वो ईमानदार है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, नहीं नहीं एक सेकंड सर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसी कैसी सर, यहां यही नहीं समझ में आता कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके लिए मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी आनी चाहिए, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ही कुछ नहीं पता है। तो इसलिए वो बच्चा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना दोबारा सीखेगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो ना। तो इसलिए ईमानदार बनो, और वक्त लग सकता है ईमानदार आदमी को सीखने में, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब वो सीख लेता है तो वो उन्हीं लोगों के बराबर या उनसे आगे निकल जाता है, क्योंकि उसको सीखने में काफी मेहनत करनी पड़ती। सीखने में वो बेचारा कई बार रिवाइज करता है, रिपीट करता है, और नई नई चीजों को ढूंढता है, और तब उसके जो नॉलेज तैयार होती है वो उन लोगों से ज्यादा अच्छी हो सकती है जो एक बार में सीख गए थे। ऐसा ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए। अभी तुम्हारे पास टाइम है, जितनी जल्दी ये हैबिट बना लोगे तुम्हें बाद में उतने टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हैबिट नहीं बनाते वो झेलते रहते हैं, अपना परेशान रहते हैं। ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए ठीक है। तो ये इस तरह से हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए ऐसे ही बात कर रहा है, मान लीजिए ये एक आध सवाल ले लेते हैं, फर्जी सवाल एकदम। वो कह रहा है कि बताइए H2O किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, अगर किसी रिएक्शन में, जैसे इसी रिएक्शन की बात करें, अगर किसी रिएक्शन में मुझे ये पता चल जाए कि ये जो साहब है हमारे, इनका क्या हुआ, तो आपने बताया सर ये रिडक्शन हो रहा है, तो साहब हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। तो जो साहब आपके रिड्यूस होते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। यानी मैं अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, जैसे समझ बात को, मैं अगर एक कोई एक एजेंट हूं, सपोज ऐसे समझ बात को, तो वो जो एजेंट है वो वही काम कर रहा होगा ना। अगर मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो ऑक्सीडाइज करने का ही तो काम कर रहा हूंगा। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो रिड्यूस करने का काम कर रहा हूंगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि K2Cr2O7 का रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सर इससे क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये सामने वाले को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो यानी सामने वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये आदमी उन लूज इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और उन लूज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से खुद तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन नाम क्या रखा गया इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये एक ऐसा आदमी है जो सामने वाले उस इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस हो रहा है, लेकिन क्योंकि सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है बाहर, इसलिए क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इस रिएक्शन में जो हमारा K2Cr2O7 है वो तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो हमारा HCl है वो हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी सब लोग इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें कि जो आदमी हमारा रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो सब लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात खत्म। ठीक है ना। तो इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे। तो और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए, जैसे ये सवाल है, वो कह रहा है भाई ये बताइए H2O किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अब आप खुद समझ लीजिएगा H2O का हो क्या रहा है सर। यहां साफ दिखाई देता है सर, एकदम एकदम साफ दिखाई देता है सर। यहां पर जो कार्बन है हमारा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। कैसे पता, बताया गया था एलिमेंटल स्टेट में जो आदमी जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसके, और वैसे भी इसके साथ कौन से बॉन्ड बने यार, क्या तोड़ोगे तुम। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज 0। सर यहां पर जो कार्बन है सर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिख रहा है ये। यहां पर आते हैं सर, यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है सर। क्या पता चल रहा है सर, इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा कार्बन है वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है सर, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ रहे बात को, दिस इज ऑक्सीडेशन। और सर अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन +1 से 0 में आ रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सर, ये आपका रिडक्शन हो रहा है सर, दिस इज रिडक्शन। और जिस आदमी का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको लगता है कि आपका पानी रिड्यूस हो रहा है तो पानी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, जो कि कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। इसका मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि पानी हमारा खुद रिड्यूस हो रहा है, इसलिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। समझे बात को। ये देखिए आप,
ये मैं नहीं दे रहा हूं, जेई में सवाल आते हैं तो मैं सिर्फ ऐसे ही तुम्हें कभी कभी दिखा रहा हूं, कभी कभी पूछे उन्होंने सवाल, तो मैं वो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि मुझे इस चीज का भी आइडिया होना चाहिए। है बेसिक इंफॉर्मेशन, बट क्योंकि उनकी आदत है कि कुछ ऐसी बातें करें कि जिससे बच्चे का टाइम बर्बाद हो, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो, तो वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो हमें इन चीजों से डरना नहीं है, घबराना नहीं। अब इस सवाल में भी देखकर हो सकता है कुछ बच्चे डर जाएं कि भाई ये क्या चार चार गंदी गंदी क्वेश्चन दे रखी हैं, हम करेंगे कैसे। लेकिन जो समझदार होगा वो समझेगा, वो इतनी जल्दबाजी में नतीजा नहीं निकालेगा, वो कहेगा एक मिनट रुको जरा, हमें पता है तुम हमें डरा रहे हो, तसल्ली से सोचते हैं। क्या सोचेगा सर, अब वही सर एक बार चेक करेगा सर ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, तो तुम सब लोग अपने हिसाब से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग, जो भी स्टेट्स हैं वो चेक करो, और उसके बाद चेक करो कि कौन सा आदमी रिड्यूस हो रहा है और कौन सा आदमी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मैं यहां पर सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो जिनन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो XCF4 में +4 है। तुम्हें बाकी सारे भी चेक करने पड़ेंगे, मैं सीधे आंसर पर आ रहा हूं। जिनन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कैसे पता चला सर? जिनोन को X मान लेते हैं सर, और फ्लोरीन तो सर आपने बता ही रखा है हमेशा -1 होता है, तो ये हो जाएगा X -4 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +4। ठीक, और इधर अगर आप ध्यान से देखें तो इधर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सर पागल हो गए क्या? ऑक्सीजन तो हमेशा माइनस होता है सर, प्लस में कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने तुम्हें बताया था अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो सर O2F2 के अंदर प्लस में ही होगी। आप चाहें तो कोने में निकाल के देख लीजिए, ये देखिए सर O2F2 है, तो सर ऑक्सीजन को X मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2X, और फ्लोरीन तो सर -1 होता ही है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। सर इससे आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं +1, यानी O2F2 में ऑक्सीजन +1, इधर ऑक्सीजन कितना है सर? इधर तो 0। O2 तो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले आदमी की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, सर O2 के अंदर 0 होगी, और यहां जिनन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर? यहां +6। तो साफ समझ में आता है जिनॉन जो है वो +4 से +6 में जा रहा है सर, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ जिनॉन, और ऑक्सीजन +1 से 0 में आ रहा है, दिस इज रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। सो इसका मतलब ये हुआ सर XCF4 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है सर, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और O2F2 खुद रिड्यूस हो रहा है तो सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सर ये पक्का एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, बाकी जगहों पर भी आप चीजों को चेक करके देख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा शायद ना दिखे। क्लियर है? तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम हमारे से ये इस तरह के सवाल भी डिस्कस किए जा सकते हैं जिसमें हमको ये पूछा जाए कि साहब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, साहब का रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या ये साहब कौन सी ऐसी रिएक्शन शो कर रहे हैं, या इन चारों में वो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये हमसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए चैट खोल देते हैं, जल्दी से मुझे बता दो क्या तुमको ये बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर, क्लियर कौशिक, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप जो है हम चीजों को चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक बार डाउट भी देख लेते हैं। सर पीपीएम पीपीबी के लिए एक लाइन अंग्रेजी की बता दीजिए। मोहम्मद उजैर, पीपीएम पीपीबी के लिए एक ही लाइन अंग्रेजी की होती है कि 10 की पावर 6 में मैं कितना हूं, यानी 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में मैं कितना एग्जिस्ट करता हूं। तो अगर मान लीजिए आपने कह रखा है कि 10 पीपीएम, तो इसका मतलब 10 ग्राम इन 10⁻6 ग्राम सोल्यूशन, या सॉल्वेंट। मैंने बताया था ना, आप सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सोल्यूट बहुत कम है, तो जो सॉल्वेंट का वेट है वही सोल्यूशन का वेट। क्लियर? डिजी लॉकर का ट्वीट देखा, कह रहे हैं रिजल्ट सून। अच्छा सर, आई गॉट 96% बिकॉज ऑफ माई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज नॉट गुड। अच्छा सर, अस और इक हीन क्यों? क्या अस और इक क्यों? आदित्य इस तरह के सवाल क्यों पूछते हो यार? देखो ये वाले जो डाउट्स होते हैं सर, अस और इक ही क्यों, मान लो कुछ होता होगा रीजन, क्यों जानना चाहते हो? समझ समझ बात को, ऐसे सवाल क्यों पूछते हो जिसके बारे में जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, हमें भी नहीं पता, तो क्यों लोड लेते हो कि अस और एक ही क्यों? अरे भाई ये है सो है, अब इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं।
ठीक है ना। कैसे समझ में आएगा कि एक कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें कौन से एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे? अरे वो तो खुद ही बताएगा, वो खुद ही बताएगा, आपको खुद थोड़ा सा समझ में आना पड़ेगा। जैसे जैसे यहीं पर है, अब मान लीजिए आपने ये कहा कि सर मैंने तो फ्लोरीन का निकाल लिया, हमने तो फ्लोरीन का निकाल लिया, तो अगर आप फ्लोरीन का निकालते हैं तो फ्लोरीन तो यहां भी -1 है, फ्लोरीन यहां भी -1 है, फ्लोरीन तो हमेशा ही -1 होगी। इसका मतलब ये हुआ आपको आपको हर एटम के बारे में ये चेक करना पड़ेगा, और जनरली आपको ये धीरे धीरे करके आइडिया लग जाएगा कि किस एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हैं। तुम फ्लोरीन को देखकर कभी जोर नहीं लगाओगे, तुम्हें जहां ऑक्सीजन दिखेगा, जहां तुम्हें आयरन दिखेगा, जहां तुम्हें जेनॉन दिखाई देगा, जहां तुम्हें नाइट्रोजन दिखाई देगा, जहां तुम्हें कार्बन दिखाई देगा, तुम उन्हीं पर टूट पड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वही लोग गड़बड़ करते हैं। समझ बात को, वही लोग गड़बड़ करते हैं, धीरे धीरे करके सब आ जाएगा वो। H2SO5 हम बताते हैं अभी, H2SO5 वाला दर्द जो है तुम्हारा दूर करेंगे अभी हम। हाइड्रेट सॉल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे। हाइड्रेट सॉल्ट्स में कैसे फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? बिल्कुल जैसे करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। उस आदमी जिस, अब तो तुम्हें कितना आसान बता दिया ना यार, जैसे Na2SO4.10H2O में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ऐसी की तैसी सर .10H2O की। हमें ये दिखाई देता है कि सर ये Na2SO4.10H2O है जिसमें SO4 दिख रहा है मुझे सर, तो बस बात खत्म हो गई सर। मैंने सल्फेट को बाहर निकाल, चल बाहर निकाल सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, खत्म। सर मुझे पूरे आदमी से मतलब ही नहीं है, अगर मुझे आयन पहचानने में आ गया तो सर मैं उसको बाहर निकाल के कोने में ले जाके खड़ाक से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लूंगा। अरे तुम समझो तुम्हें कितना बढ़िया रास्ता दिखाया जा रहा है, चक्कर में ही मत पड़ना, खड़ाक से मजा आ जाएगा। ठीक है। सर रिएक्शन वाले सवाल में बनते रिएक्शन नहीं, वो कैसे होगा यार, अब कैसे बताएं सर? जैसे कल -Cl2 Cl पाएंगे, पता नहीं क्या है सर, ये MSP बनने दिखा दीजिए एक बार है। सॉरी MSP बन के, हाँ आया है, ये वही वाला आंसर है, 19 वाला आंसर है इसमें। वेयर डू आई मिस दैट आई एम गेटिंग आंसर 20। चित्रांशु कहीं देख ले एक बार, अब मैंने सॉल्व कर लिया, कहीं तेरा मामला इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा हो। AL Mg2P2O7 और AlNO3 वाला, हाँ H2SO5 से तो 6 आ रहा है। सौम्या सही कह रही है। सौम्या अभी एक सेकंड रुको बेटा, अभी मैं आता हूँ, उसी उन्हीं बातों पर आता हूँ, जरा सा एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, चलिए चैट बंद कर देते हैं। कॉमन डाउट से मुझे 2-3 बातें समझ में आ गई हैं। मैं जल्दी से पहले वही वाली बात एक बार डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये दर्द है। तो चलिए हम दर्द लेते हैं, इस बात को सॉल्व करते हैं। ये था, एक तो ये वाला था, ये तो यार होना चाहिए था सॉल्व, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपको फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और मैग्नीशियम के बारे में मुझे पहले से पता है कि सर मैग्नीशियम तो मेरा +2 वाला आदमी है। याद है वही बेटा मांगे कार बाप सेंट्रो हम तुम पता नहीं क्या क्या, तो वो तो हमारा सेकंड ग्रुप है सर, और सेकंड ग्रुप में तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सर। कुछ रूल्स बताए गए थे बेटा, अगर याद नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे ना। तो मैग्नीशियम हमारा +2, तो अगर मैग्नीशियम आपका +2 है तो फिर सोचना ही नहीं है। 2 मैग्नीशियम है तो ये जाएगा 2 × +2 प्लस फॉस्फोरस की आपको निकालनी है तो दिस इज 2x प्लस ऑक्सीजन जनरली -2 होता है सर, दिस इज इक्वल टू 0 सर। इससे आप x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। क्या इसमें अकल क्या लगानी थी? ये 4 हो गया, ये हो गया आपका 14 है ना, तो ये हो गया 10, तो 5 आ गया सर। कुछ सोचना ही नहीं, क्लियर है। अपने आप करके देखो इसको, और देखते हैं। अब आते हैं वो सल्फर वाली बात पर। इसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं एक बार। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। अब तुम्हें याद होगा सर, इसमें हम कैसे करेंगे सर? कैसे क्या करेंगे यार, कुछ याद तो रखो। सीएन को देखते ही तुम्हें क्या समझ में आ जाता है सर? सीएन को देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि सर ये साइनाइड आयन, और साइनाइड आयन पे -1 का चार्ज होता है सर। वो टेबल इंपॉर्टेंट है, आप उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लेते हैं, कर लीजिए, एक्स मान लिया, और साइनाइड -1 होता है, एक साइनाइड -1 होता है और 6 साइनाइड है, तो दैट मींस x प्लस 6 इंटू -1, ये हो गया। और इज इक्वल टू नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना है? -3। इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आ रही है। खत्म, कुछ नहीं करना यार, वो कुछ बातें याद रखनी है, आप उसको करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दर्द कहां है मैं तुम्हें दिखाता हूं। दर्द तो यहां है सर, मेन दर्द तो यहां है सर। हमें ऐसा लगने लगा था कि हमें एक ऐसा आदमी मिल गया जिसने हमें उन तमाम डंडों को, स्ट्रक्चर्स को याद करने से बचाया, इस एक्स वाले मेथड को यूज करके। बिल्कुल सही लगने लगा था तुम्हें, और जैसे ही जब तुम्हें यह लगने लगा तो अचानक एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आया जिसको H2SO5 कहते हैं। तो मैंने कहा भैया H2SO5 क्या है? तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है, अगर आप H2SO5 को ध्यान से देखें तो जिस तरह से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है वैसे ही निकाल लीजिए। तो मैंने कहा कैसे निकालते हैं? कह रहे अरे इतनी देर से आप वही तो निकाल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन जनरली +1 होता है, और सल्फर को x मान लेते हैं, दिस इज x,
और 5 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, सो दिस इज इक्वल टू 0। इससे एक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। क्या दिक्कत है सर? ये देखिए 4 ऑप्शन है, +8 टिक कर देंगे, खत्म हो गया, इसमें क्या सोचना है? तो सर बात तो आपकी सही है सर, यही एक तरीका है, इसी तरह से आंसर निकल के आना चाहिए, क्योंकि हमें तो स्ट्रक्चर वैसे भी याद नहीं करते, हमें तो आपने जुगाड़ बता ही रखा है, हम यहां से कर लेंगे, खत्म। अब जरा इस बात को समझो यार, क्या समझना है सर, मैं बताता हूं। जरा इस चीज को इस तरह से समझो कि सर हम ये सवाल कर चुके हैं सर, अगर आपको याद हो तो हम ये सवाल कर चुके हैं सर। तो मैंने कहा कि वो याद तो मुझे भी आ रहा है, दिस इज कैरोस एसिड। हाँ सर, वही 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 कैरोस एसिड है सर। तो आपने उस टाइम पर मुझे ये बताया था, या तो आपने तब बेवकूफ बनाया था या अब आप बेवकूफ बना रहे हैं सर। ये कैरोस एसिड था सर, और इस कैरोस एसिड में जिसमें आपने H2SO5 लिखा है, इस कैरोस एसिड में आपने मुझको चीख चीख के बताया था, मैं सब दिखा नहीं रहा हूं तुम्हें, लेकिन आपने चीख चीख के बताया था कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 आती है। सर हाँ मुझे याद है, बिल्कुल सही है सर, डंडे तोड़कर ये +6 निकल के आई थी। तो सर वहां +6 निकल के आई थी, यहां +8 निकल के आ रही है, क्या टाइम पास कर रहे हैं सर? ऐसा थोड़ा ना है कि सर सैटरडे के दिन कुछ और होती है और मंडे के दिन कुछ और निकल के आती है। ये क्या टाइम पास चल रहा है सर? अब हमारा एग्जाम मान लीजिए फ्राइडे को हो गया, फ्राइडे को तो नहीं होगा, अब हो भी सकता है, तो हमारा एग्जाम मान लीजिए किसी भी दिन हो गया, तो हम तो मस्त हो जाएंगे सर, हमें तो समझ में नहीं आएगा। तो हम तुम्हें बताते हैं, ये दिनों की कहानी नहीं है, ये कहानी सीधी। तुम ये बताओ, तुम्हें इन दोनों में से सही कौन सा लगता तुम्हारे हिसाब से? मतलब ठीक है, तो मेरी केमिस्ट्री हिली हुई है सर, है ना, मेरी केमिस्ट्री हिली हुई है, मुझसे ये सब मत पूछिए कि मुझे सही कौन सा लगता है, मुझे क्या पता सही कौन सा लगता है सर, ये तो बेकार की बात है। लेकिन दिमाग क्या कहता है? दिमाग ये कहता है सर, ये एक ऐसा मेथड है ये वाला, जो कि बहुत जनरल है, जो कि डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है सर। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि मैं अपने से लगे डंडों को तोड़ूंगा और तोड़ने के बाद जो मेरे ऊपर फीलिंग आएगी बता दूंगा। सर ये तो बेसिक डेफिनेशन है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की यही बेसिक डेफिनेशन होती है सर। ये तो सही होनी चाहिए ना सर। अगर यही गलत है तो फिर क्या करेंगे? फिर तो खेल ही खत्म हो गया सर। अच्छा तो सर इसमें एक कमी हो सकती है, आपने सर डंडे गलत बनाए हो। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपने डंडे गलत बना दिए तब तो आंसर गलत ही आएगा। लेकिन यार मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं यार, मैंने जब तुम्हें पढ़ाया है तो इसका मतलब डंडे तो सही बनाए, ये डंडे सही बनाए सर आपने। अब अगर आपने डंडे सही बनाए हैं तो इसका मतलब सर यही आंसर सही है, बस मुझे उधर से मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये तो पहले ही आपने बताया था, ये वो जुगाड़ है जो आपको अरबों स्ट्रक्चर्स याद करने से बचाता है। तो सर जिस आदमी का नाम ही जुगाड़ है, तो कहीं तो गड़बड़ होता ही होगा ना सर। तो ये तो कंफर्म हो गया सर, गड़बड़ यही होगा सर, जो होगा यही गड़बड़ होगा सर, ये गड़बड़ नहीं हो सकता, ये तो क्लियर, ये सही है सर, बिल्कुल सही, ये सही। अच्छा तो अब गड़बड़ क्या है जरा वो देखते हैं, क्यों गड़बड़ हुई वो देखते हैं सर। ऐसी गड़बड़ आपको हर उस जगह देखने को मिलेगी जहां ऑक्सीजन लफड़ा करेगा सर। मतलब हमने कहा कि भाई ये गड़बड़ आपको हर उस जगह देखने को मिलेगी जहां ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज में इन्वॉल्व होगा। अगर ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज में इन्वॉल्व हो गया, यार हम इतने पास आ जाते हैं, तुम लोग घबरा जाते हो एकदम, है ना, कि मास्टर इतने पास क्यों आ गया, मारेगा, है ना। नहीं तुम सोचो, हम अकेले, समझ बात को, तुम इतने सारे, डर किसको लगना चाहिए? किसको डर लगना चाहिए? सर जी देखिए ऑनलाइन क्लासेस सर, आप बहुत सेफ एकदम, है ना, ये जगह भी आपकी, टीवी भी आपका, कैमरा भी आपका, लोग भी आपके साथ चारों। हम क्या कर पाएंगे सर? सोचिए सर जो ऑफलाइन क्लास होती सर, और ऑफलाइन क्लास में जो है माहौल खराब हो रहा होता। खराब मतलब क्या कर रहे हो बे? बड़ी मुश्किल से एक चीज सीखी थी, फिर तुमने नया ड्रामा शुरू कर दिया, ये गलत था अब देखो। बड़ी मुश्किल से वो सीखी, तुमने कहा नहीं ये गलत है अब देखो, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, केस 1 केस 2 केस 3। सोचो ऑफलाइन क्लास में मास्टरों के लिए कितनी मुसीबत है, बेचारे डरते डरते, हमने भी पढ़ाया, बड़ा घबराहट घबराहट के साथ पढ़ाई करनी पड़ती थी। कई बार जो है ऐसी जगह भी क्लासेस ली हैं जहां पर जो है दरवाजा सही से बंद ही नहीं होता था, साला बार बार खुल जाता था। अब अगर दरवाजा आपने बंद किया, बंद इसलिए करते थे क्योंकि कॉरिडोर में भी बच्चों का आना जाना लगा रहता था, आपकी क्लास चल रही है, वहां चिल्ल पिल्ल मची पड़ी है, किसी का लंच ब्रेक हो गया, किसी ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा, तो वो शोर शराबा तो होता ही था। तो ऐसे में कई बार जो है दरवाजा बंद करके पढ़ाई क्लास में होती। अब कई बार ऐसा भी होता था, दरवाजा खराब है, मतलब बंद किया, वो फिर खुल गया, फिर बंद किया, फिर खुल गया, तो ऐसे में दरवाजे की कुंडी लगानी पड़ती थी। अब आप सोचिए घबराहट मास्टर की, ऐसे में वो इस तरह की कुछ कुछ बातें कर रहा है कि देखो वो बताया था, वो गलत बताया था, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। अब बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है, साल इतनी मुश्किल से समझ में आया, अब कह रहा है ये गड़बड़। फिर उसने नया तरीका निकाला, घबराते घबराते उसने नया तरीका बताया कि देखो ऐसे कर लेना, ऐसे। बच्चे ने कहा अच्छा ठीक, अब कर लेते हैं, अब समझ लेना तुम।
थोड़ी देर बाद उसने कहा कि देखो ऐसा जो अभी हमने बताया था उसका एक केस ये भी बन सकता है। बस आप सोचो माहौल कितना गर्म होता चला जा रहा है। कुंडी लगी हुई है, मास्टर बेचारा दरवाजे के पास खड़ा होकर दूर से लिख रहा है कुंडी पे हाथ लगा के कि अगर बच्चा ज्यादा घबरा जाए तो खड़ा से कुंडी खोद के बाहर निकल जाएंगे। ऑनलाइन क्लास में सेफ है, ऑनलाइन क्लास में लोग हमारे, समझ बात को, यहाँ कोई कुछ वो अलग बात है कि ठीक है अब जो है सो है। तो ऐसे में सोचो ऑफलाइन क्लास में मास्टरों की कैफियत क्या होती होगी। हमने भी काम किए हैं इस तरह के, तो बहुत डर लगता था। लेकिन ये कि ठीक है उस तरह से कभी मारे नहीं गए, कभी पिटाई इटाई नहीं हुई। और अब अब मन में रहा होगा बहुतों की, वो अलग बात है कि सर बहुत लोग सर ढूंढ रहे थे आपको उस टाइम पर जब आपने ये हरकतें की थी। तो कुंडी भले लगी और बहुत लोग कंबल पिटाई के चक्कर में थे सर आपकी, लेकिन ये कि फिर पता नहीं क्या सोच के सर कि भाई छोड़ो मास्टर ही है, क्या मारपीट करेंगे, इसके भी बच्चे अच्छे हैं, समझ बात को, तो इसको क्या मारना। तो ऐसे में फिर बच गए होंगे। लेकिन ये कि काम का है तो तुम्हारे ही काम का। अब इन सब मार पिटाई की डर से जो है कुछ चीजें छोड़ दी जाए, कुछ चीजें ना बताई जाए, तो टीचर्स जो है ऐसा करते नहीं है ना। और जो बच्चे समझदार हैं, हमें पता है हम मजाक कर रहे हैं, जो बच्चे समझदार हैं वो भी ऐसा नहीं करते। ठीक, तो तुम्हें यहां पर ये बताना चाह रहा था मैं कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे खेल में जो हमारा ये इक्वेशन जो 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 आपने लिखा है उसमें एक चीज तो क्लियर है सर, ये जो आपने करा है, अगर आपने स्ट्रक्चर सही बनाया, हाँ मैंने सही बनाया, अगर आपने स्ट्रक्चर सही बनाया है तो फिर सर और कोई लॉजिक ही नहीं है सर। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर मस्ट बी +6 सर, और कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये क्या है सर, ये जुगाड़ है, हमें नहीं पता सर ये क्यों गलत आ रहा है, क्या हो रहा है सर, ये सब छोड़िए सर, ये कहीं कुछ 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 और वजह होगी सर। लेकिन ये तो क्लियर है सर, ये गलत नहीं हो सकता सर, ये आंसर +8 नहीं होगा सर, आंसर विल बी +6। तो सर इसका आंसर तो तुम्हें पहले से पता है सर +6 होगा, क्योंकि आपको निकाल के दिखाया जा चुका है। तो तुम लोग इसका स्ट्रक्चर अगर याद रखते हो तो तुम्हारा आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक सर, पहली बात तो दो बातें आपसे पूछना चाहते हैं, कुंडी लगी हो चाहे कुंडी ना लगी हो, आप ईमानदारी से हमें दो बातें बताइए। पहली, हमें ये आंसर गलत है ये पता कैसे चला, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सर आप अगर पता चल गया कि गलत है तो सही आंसर कैसे निकालेंगे अगर मुझे ये स्ट्रक्चर याद नहीं है तो देखो आप, सीधी सी बात है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने बनाया है एक बार, तुम्हें कराया है, तो तुम्हें ध्यान तो रखना चाहिए, है ना, ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जब तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन फैमिली पढ़ोगे तो वहां पर सल्फर के ऑक्सो एसिड्स पढ़ाए जाएंगे, सल्फर के सारे एसिड्स पढ़ाए जाएंगे, ये कैरोज फेरोज मार्शल टार्शल सब पढ़ाया जाएगा, तो ऐसे में वहां पर भी याद कर लोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है सर गड़बड़ नहीं। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए गड़बड़ हुई क्यों, और फिर ये बताइए इसका इलाज क्या है। तो इलाज तो यही है कि भाई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वो तो यही है कि आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दूसरा ये है सर, गड़बड़ जो हुई है, हम देखते हैं जरा जो गड़बड़ हुई है उसका रीजन क्या है। जो गड़बड़ हुई है उसका रीजन ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने किया क्या है, आपने ये काम किया है कि 5 के 5 ऑक्सीजन आपने -2 वाले ले लिए। देख रहे हैं आप कि नहीं? हाँ सर दिखाई दे रहा है, 5 ऑक्सीजन है, ये देखिए 5 है ना, 5 पांचों ऑक्सीजन आपने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ले लिए। जबकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने पढ़ाया है तुमको कि ये वाला -2 होता है, ये भी -2 होता है, ये भी -2 होता है, बट दीज टू विच आर परऑक्सी लिंकेजेस दे विल बी -1 सर। ये दोनों ऑक्सीजन जो है ये -1 वाले होते हैं सर, ये दोनों -1 वाले, तुम निकाल के देख सकते हो, मैं बनाऊंगा नहीं, तुम्हें खुद खुद देखना पड़ेगा। ये दोनों -1 वाले होते हैं। और अगर ये दोनों -1 वाले होते हैं तो ऐसे में सर आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि सर अब मुझसे गलती हो गई सर, मुझसे गलती हुई होगी सर। इस मेथड में सर ये कहीं मेंशन नहीं किया जाता कि ऑक्सीजन 5 है तो उनमें से कितने ऑक्सी लिंकेज वाले हैं और कितने परऑक्सी लिंकेज वाले हैं सर। मैं तो यही कर देता हूं सर, जनरली ऑक्सीजन -2 होता है, ऐसी तैसी सर, मेरा आंसर +8 आ गया। जबकि एक्चुअली मुझे पता है कि वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स व्हिच आर ऑफ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं इस बात का ध्यान रखता तो इस एक्स वाले मेथड से अगर आंसर निकालता तो सही आता। लेकिन सर फिर इस बात का ध्यान रखना कि एक्स वाले मेथड से आंसर निकालना, ये तो सर एक वही बात हो गई ना कि मुझे स्ट्रक्चर पहले से पता है। अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है तो मैं इसी तरह से आंसर +6 बता दूंगा सर, मैं ये वाला मेथड यूज क्यों करूंगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो सर अब ये बताइए, ऐसे में हमारे पास क्या कोई जुगाड़ है, कोई कुछ तरीका है? तो मैंने कहा कि तरीका अभी हम बाद में सिखाते हैं तुम्हें, जुगाड़बाजी के चक्कर में लगे रहते हो। दूसरा एक और मेथड, दूसरा एक और सवाल करते हैं सर। दूसरा सवाल सेम सवाल लेते हैं, अभी हम इस सवाल को अभी हम होल्ड पे रखते हैं, दूसरा एक और सवाल लेते हैं यहीं पर। सर ये सेम सवाल, ये सेम दर्द जो है मैंने महसूस किया था जब मैंने मार्शल एसिड करा था।
तो मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है, मार्शल एसिड में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मार्शल एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सर देखिए दिक्कत अभी आपको दिखाते हैं। दिस इज 2 + 2x प्लस 8 और आठों ऑक्सीजन -2 वाले ले लिए एंड दिस इज इक्वल टू 0। यही तरीका होता ना, x इज इक्वल टू +7। सर x इज इक्वल टू +7 आ रहा, क्या दिक्कत, क्या है दिक्कत, ये नहीं है, दिक्कत ये सर आपने बताया था कि ये +6 होता है। मैंने कहा कैसे, मैंने कब बताया तुम्हें, कह रहा सर नहीं 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 आपने बताया। हमने कहा बताइए कैसे, कह रहा सर आपने मार्शल एसिड के बारे में ये बताया था। सर दिस इज मार्शल एसिड H2S2O8, ये मेरा मार्शल एसिड, और इस मार्शल एसिड के बारे में बात हो चुकी है हमारी। सर इसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो दोनों सल्फर +6 वाले होते हैं सर, दे बोथ आर +6 सर, बोथ दी सल्फर्स आर ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां क्या गड़बड़ है सर, ये तो +6 है, आपका आंसर +7 आ रहा है, गड़बड़ तो होनी है। क्या गड़बड़ होनी है, गड़बड़ ये होनी है कि वहां पर भी आपने आठों के आठों ऑक्सीजन -2 वाले ले लिए, जबकि एक्चुअली आप जानते हैं दिस इज पेरोक्सिल लिंकेज एंड ड्यूरिंग दिस पेरोक्सिल लिंकेज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। क्लियर, यानी गड़बड़ तो होनी थी सर, कहीं ना कहीं आपने लफड़ा तो किया है, और लफड़ा यही है कि आपने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे पास दोनों ऑक्सीजन जो है वो -1 वाले। क्लियर है, सबको ये बात समझ में आ रही। तो ऐसे में सर अब अगर आप ये करते हैं कि बची हुई जो 6 ऑक्सीजन है वो हमारे -2 वाली हैं, अब अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि ये वाले -2 वाले, ये 6 के 6 -2 वाले हैं, और बाकी के जो 2 बच गए वो -1 वाले हैं। अब आप ये एक्स वाला मेथड यूज करिए सर, कैसे, मैं करके दिखाता हूं, एक्स वाला मेथड यूज करता हूं कैसे। सर देखिए 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस सल्फर के 2 है 2x प्लस 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -2 वाले, और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 वाले। अब आप इसको सॉल्व करिए सर, अब आप देखिए मस्त आपकी x की वैल्यू +6 आएगी सर, वही आएगी जो आनी चाहिए सर, यही आनी चाहिए। लेकिन सर ये आप आंसर सिर्फ तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये बात पता हो कि मेरे पास 2 ऑक्सीजन हमारे पेरोक्सिल लिंकेज वाले, तो फिर वही झंझट हो गया सर। इसका युवा अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है तब तो ठीक है, नहीं पता तो ऐसी तैसी, क्योंकि मैं तो ये एक्स वाला मेथड को भगवान मान के बैठा था कि ये तो सही होना चाहिए, ये तो हमेशा सही होनी चाहिए, ये तो गड़बड़ हो रही है। बात समझ ना, तो बात तो सही है, ये तो गड़बड़। तो अब इसका सर एक तो 2 बातें आ रही है मेरे सामने। सर जब मेरे सामने इस तरह का कोई सवाल आता है तो इस तरह के सवाल में आंसर में +8 दिया गया है, जैसे ये वाला सवाल था ना, तो इसमें +8, ऐसी वो वाला सवाल होता तो उसमें हो सकता है +7 दिया जाता। अगर उसमें +7 दिया जा रहा है तो मैं तो +7 टिक कराता, यहां +8 टिक कराता। तो सर मुझे पता कैसे चलेगा कि गड़बड़ हो रही है, मेरी बात समझ रहे हो सर, ये सब तो बात की बातें हैं सर, मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं तो बड़ा हीरो बन के 2 + x - 10 = 0, x = +8 खड़ाक खड़ाक, समझ बात को, हमें हमें कैसे पता चलेगा। तो कह रहा देखिए हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात को, हम सिर्फ तुम्हें जुगाड़ की बात बता रहे हैं, क्योंकि जुगाड़ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जुगाड़ ये है, जब कभी, और वो रेयर ही होगा, तुम समझ रहे हो, बहुत रेयर एग्जांपल्स होंगे, और रेयर एग्जांपल्स कौन से होंगे सर, वही 2-4 लोग जिनमें पेरोक्सिल लिंकेजेस दिखाई देती है, वहीं झंझट होता है। ठीक, तो और ये और डिटेल में तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया भी जाएगा कि पेरोक्सिल लिंकेज कितनी है, पहचाना कैसे जाता है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। अब मैं तुम्हें बताऊं, जुगाड़ ये है कि जब कभी भी किसी आदमी की ऑक्सीडेशन स्टेट इस एक्स वाले मेथड से अगर आप निकाल रहे हो, जो कि आप निकालते ही हैं, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ जाए, तो जो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही आंसर लिख दिया करिए। नहीं समझे, समझाते हैं। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन की फैमिली का है। ऑक्सीजन एक ऐसा आदमी है जिसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो हम ये पहले भी बातें कर चुके हैं, ऑक्सीजन एक ऐसा आदमी है जिसके बाहर कुल मिला के अगर देखे जाए तो इसके पास सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। अब तुम बताओ ऑक्सीजन की फैमिली वाले लोगों की क्या कैफियत है, क्या चाहते क्या है। सर ऑक्सीजन की फैमिली वाले लोग यही चाहते हैं कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। हमने कहा उससे क्या फायदा है, कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि अगर 2 दे दोगे तो हमारा ऑक्टेट जैसा अच्छा लगेगा हमें, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारा आउटर शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने कहा अच्छा अच्छा, तो यानी ऑक्सीजन टाइप के लोग जो हैं या ऑक्सीजन फैमिली टाइप के लोग वो क्या डिमांड रखते हैं कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो हमें, और अगर नहीं दे पा रहे हो तो 6 के 6 बाहर निकाल लो, बात खत्म करो हमारी। मेरी बात समझे क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि अगर तुमने 2 दे दिए तो भी मस्त हो गया मैं ऑक्टेट, और अगर 6 के 6 बाहर निकाल लिए तो कम से कम ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, अंदर वाला फुल हो गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और सब लोग तुम लोग जानते हो, इतने पढ़े लिखे तो हो कि ड्यूप्लेट और ऑक्टेट एक स्टेबल सिचुएशन होती है सिमेट्री की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑक्सीजन जैसी फैमिली वाले लोग यही कहेंगे भाई चलिए सर, अच्छा सर एक ऑक्सीजन वाली फैमिली को छोड़िए, सर नाइट्रोजन जैसी फैमिली वाले लोग क्या कहेंगे। तो हमने कहा सर नाइट्रोजन जैसे लोग जो है वो 2,5 है सर, दिस इज 2,5। क्या उम्मीद करते हैं आप सर,
अरे सर अब तो मुझे समझ में आ गया सर, ये उम्मीद ये करते हैं या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दो या पांचों बाहर फेंक दो, ऐसी तैसी तुम्हारी। हमने कहा बात तो तुम्हारी सही। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन टाइप के जो लोग हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से लेके कहां तक वेरी करती है सर? ये -2 से लेकर +6 तक वेरी करती है। बताओ समझे कि नहीं बात को? कैसे सर? अगर आपने 2 ले लिए तो आपके ऊपर -2 का चार्ज आएगा, और अगर आपने 6 छोड़ दिए तो आपके ऊपर +6 का चार्ज आएगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो ऑक्सीजन के नीचे वाले लोग जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 के आस तक के रेंज में एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से जो नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, नाइट्रोजन टाइप के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, या नाइट्रोजन क्या कहेगा? वो कहेगा भाई देखिए ऐसा, मेरी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन -3 हो जाएगा, और +5 इलेक्ट्रॉन अगर आपने छोड़ दिए तो +5 हो जाएगा। यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरी वो -3 से +5 तक वेरी करेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो -3 से अब +5 तक मेरी जो है ये वेरी करेगी। तो मैंने कहा ठीक है, बात तो आपकी सही। अब ऐसे में एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन फैमिली, जैसे सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का ही, तो सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 हो सकती है सर, +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। और यहां पर आपका आंसर +8 आ रहा है। तो जुगाड़ यह है कि अगर आपको पहले से बात पता है, जो कि अब आपको पता होगी कि सल्फर की +6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर +8 आ रहा है, ऐसी की तैसी, ना हमारी ना तुम्हारी, +6 टिक कर दो। यानी जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि साहब की ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सीड कर रही है, तो जो उसकी मैक्सिमम होती है वही टिक कर दी जाती है। ये जुगाड़ है। क्लियर है? और नहीं तो तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये क्या जुगाड़बाजी कर रहे हैं, छोड़िए सर, कोई सही तरीका बताइए। तो सही तरीका बता चुका है, स्ट्रक्चर याद करो, स्ट्रक्चर निकालने के बाद, स्ट्रक्चर बनाने के बाद डंडे तोड़ो और आंसर निकालो, बात खत्म। मैं सिर्फ तुम्हें जुगाड़ बताने की कोशिश कर रहा था कि रीजन तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि भाई साहब ये क्या रीजन हो गया कि जो है वो आंसर जो है +8 आना चाहिए जबकि तुमने +6 टिक करा है, क्या रीजन है? तो आप बता दीजिएगा रीजन देखो ऐसा है, ये क्लियर है कि इसके अंदर परऑक्सी लिंकेजेस तो हैं जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा है। लेकिन अब मुझे स्ट्रक्चर वगैरह नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने +6 टिक कर दिया, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि सल्फर की +6 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन मेरे इस मेथड से +6 से ज्यादा आ रही है तो मैं +6 टिक कर दूंगा, बात खत्म। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, बस बात खत्म। सिमिलरली अगर आप H2SO8 की बात करें तो आपका आंसर +7 आ रहा है। जैसे ही आपका आंसर +7 आया, आप समझ गए अरे बदतमीजी चल रही है। क्या बदतमीजी चल रही है ये भी पता है मुझे स्ट्रक्चर नहीं आता, लेकिन मुझे यह पता है कि बदतमीजी क्या है। बदतमीजी है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं परऑक्सी लिंकेज का झंझट है, और इस परऑक्सी लिंकेज वजह से मामला गड़बड़ा रहा है, क्योंकि +7 नहीं हो सकती, सल्फर इज ऑलवेज मैक्सिमम +6। तो आपने कहा ऐसी तैसी ना हमारी तुम्हारी, आंसर इज +7, आंसर इज +6, खत्म। तो आप इसका आंसर जो है, इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही लिख के चले आएंगे, दैट इज +6। क्लियर? सबको समझ में आया? इसी तरह से एक और एग्जांपल भी तुम्हें दे देता हूं। मान लीजिए वो हमसे कहता है कि भाई साहब अगर आपने नाम सुना हो, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है CrO5। हमने कहा सुना है। कह रहा है इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए। तो हमने कहा देखो ऐसा है, अब हमें तो बहुत आसान लगती है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ये हो जाएगा X, 5 लोग -2 वाले इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +10। इसमें क्या सोचना है, मस्त हो गया। कह रहा पागल हो, क्रोमियम की +10 कैसे होगी? हमने कहा भाई ऐसा है, +10 ही होगी, हमारे हिसाब से +10 ही आ रही है। फिर एकदम से घंटी क्या बजी, घंटी बजी, अरे यार क्रोमियम, क्रोमियम की तो हमने बचपन में पढ़ा था, 12th क्लास में हमें पढ़ाया गया था, +6 से ज्यादा नहीं होती, क्रोमियम +6 के ऊपर नहीं होता। ये बात हमें पता है ना, तुम्हें भी ध्यान रखनी चाहिए कि क्रोमियम +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसे में हमने कहा भाई हमें नहीं पता कैसे होगा, कहीं परॉक्सी फरॉक्सी का ड्रामा चल रहा है। सर समझ बात को? यहां पर सीधे +10 आते ही हम समझ गए, कह रहे ओहो, आते ही तुम समझ गए, ओहो कहीं पर ऑक्सी लिंकेज का ड्रामा है, पर ऑक्सी लिंकेजेस का ड्रामा है। हमें नहीं पता कहां है, लेकिन ड्रामा है, और अगर ड्रामा है तो जो मैक्सिमम होगी वही आंसर होगा। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6, और यही +6 आपका आंसर, खत्म। ये मेरा सोल्यूशन। ठीक, अब अगर आप और ईमानदारी की बात करें तो सर ईमानदारी ये कहती कि जिसको पता है वो जानता है सर, क्रोमियम CrO5 जो है सर वो ऐसा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। हमने निकाल के दिखाया भी था, तुम निकाल के एक बार दोबारा देख भी लेना सर। ऐसे में जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा सर, क्रोमियम +6 आएगा सर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 ऐसे ऑक्सीजन है जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले थे, जो परऑक्सी लिंकेज से अटैच थे। क्लियर है? समझ में आ रहा? और एक ऑक्सीजन ऐसा था जो हमारा -2 वाला। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये भी एक जुगाड़बाजी हो गई कि भाई ठीक है हम फंस रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना जुगाड़ लगा लेंगे, जो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी को टिक कर देंगे। जल्दी से बताओ क्या ये वाली बात समझ में आ गई? उल्टे सीधे सवाल मत पूछना, जुगाड़ जुगाड़ ही होता है। क्लियर है?
यस कोच। शाबाश। आज गोट टेम्पलेट नजर नहीं आ रही तुम लोग की, है ना? समझ में आ गया? चलिए अब काम की बात पर आते हैं फिर से। तो काम की बात यही थी कि सर ये सब तुम्हें अब करने हैं ना, अपने हिसाब से करना है। अब काम की बात यही है सर कि अब मुझे जो है वो सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। तो सर थोड़ा सा अब इस बारे में रोशनी डालते हैं कि सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे, है ना? तो जो मेरा टारगेट है वो ये है कि कल की क्लास तक मैं सॉल्ट्स के एन फैक्टर और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कंप्लीट कर दूंगा। सिंपल टाइट्रेशन वाली कहानी भी कल तक कंप्लीट हो जाएगी। परसों की जो क्लास होगी उस परसों की क्लास में मैं थोड़ा से अलग चीज़ों को डिस्कस करूंगा, जैसे कि होंगी कुछ अच्छी चीज़ें, है ना? तो वो परसों की क्लास में वो, जैसे कि तुम्हें याद हो ओलियम टोलियम, बहुत सिंपल सिंपल, और प्लस बैलेंसिंग के बारे में जल्दी से कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये काम किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसको समझो, है ना? तो हम एन फैक्टर कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं। अब जो एन फैक्ट, अच्छा, और ये टेम्पलेट, अरे हम तो ये गिन, अब सब बकरे गिरा रहे हैं। अच्छा डाउट चाहिए, डाउट तो सर होंगे ही, डाउट तो बहुत इंपॉर्टेंट। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है या 6 से कम है? नहीं नीरज, हमें ये पता चल जाएगा ना कि हमारा आंसर एक्स वाले मेथड से ज्यादा आ रहा है। भाई 6 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर कभी 7 आ रहा था, 8 आ रहा था, तो आप समझ गए गड़बड़ है। तो जैसे ही आपको ये समझ में आया कि गड़बड़ है, तो आप उसका आंसर वो लिख दीजिए जो उसकी सबसे ज्यादा होती। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि सल्फर की सबसे ज्यादा +6 होती है। कम से कम याद ही रखना शुरू कर दो ना यार, तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा ना। तुम, दिक्कत क्या है, तुम लोगों के दिमाग में डाउट्स आते हैं, डाउट्स के चक्कर में तुम उनको याद नहीं रखते हो। अरे तुम पहले याद कर लो, उसके बाद डाउट कैसी तैसी करते रहेंगे। कम से कम ये याद कर लेते, सर ने बताया सल्फर +6 से ज्यादा नहीं होता, नाइट्रोजन +5 के ऊपर नहीं जाता, बात खत्म सर, मैंने याद कर लिया बस। अब आप बताइए क्या दिक्कत? तुम्हें इसके अलावा कभी दिक्कत आनी ही नहीं है, आएगी ही नहीं दिक्कत, खत्म हो गई बात। समझ लो बात को। हम ये नहीं कह रहे कि तुम डाउट्स मत पूछा करो, हम ये कह रहे हैं यार कम से कम डाउट पूछने से पहले जो बता दिया गया पक्की बात, उस पक्की बात को पहले दिल पे बसा लेते हैं, फिर आगे की बातें करते रहते हैं। क्लियर है ना? तो पहले मुद्दे पे आओ, मुद्दा याद करो। एक नंबर सर ऐसे ही पढ़ाते रहो क्या? अच्छा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बड़ा बड़ा बड़ा। सर केमिस्ट्री में लॉजिक सिखाने के लिए थैंक यू। केमिस्ट्री में लॉजिक, अच्छा सर क्या ये वैल्यू जुगाड़ हमेशा हमेशा वैलिड होता है? रवि, रवि हमेशा वैलिड होता है रवि। अच्छा सर हमें हर एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन की याद नहीं, हर एलिमेंट की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। तुम नाइट्रोजन सल्फर याद करो, क्योंकि इन्हीं के ऑक्सो एसिड्स के साथ दिक्कत है, इन्हीं के ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, इन्हीं के साथ दिक्कत होती है। तुम लफड़ा मत करो। एक CrO5 का तुम्हें बता दिया, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, ठीक है ना? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पढ़ा रहे हो, मस्त आ रहा है समझ, बहुत बढ़िया कोच, यही है वो कोच वाला। सर सब समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, क्लियर है। तो चलिए अब एन फैक्टर की बात करते हैं। तो एन फैक्टर वाले अब जो है ना, अब जो है तुम लोगों को सांसें रोकनी पड़ेंगी। अब सांसें रोक कर बैठो, क्योंकि ये वो दर्द शुरू होने वाला है जो बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। और जेई ने एडवांस लेवल पर इसके ऊपर इधर तो कुछ सालों से कम, बट पहले बहुत भर भर के सवाल बच्चों को तंग करने के लिए दिए हैं। तो सब लोग पहले इस बात को बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करेंगे। मैं एन फैक्टर कैलकुलेशंस की बात करने जा रहा हूं, जिसमें सॉल्ट्स के एन फैक्टर निकालना सीखूंगा। तुम्हें याद होगा हमारी हेडिंग भी यही थी, सॉल्ट्स के एन फैक्टर। उसके बाद हम लोग ने ये कहा था कि सॉल्ट्स के एन फैक्टर निकालने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स का आइडिया होना चाहिए। तो हमने 2 क्लासेस, 1 1.5 क्लासेस में ऑक्सीडेशन स्टेट की समझ रहे हो ना बात को? तो अब उसने कहा कि भाई अब चलिए सर, अब आप सीख गए, आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करना, तो अब आप ये बताइए कि एन फैक्टर कैलकुलेशन सॉल्ट्स का अब हम कैसे करते हैं। तो जुगाड़ हमने तुम्हें तरीका हमने तुम्हें बताया था कि हम सॉल्ट्स को, और ये मेरा अपना तरीका है, ये मेरा अपना मानना है कि सॉल्ट्स के एन फैक्टर सीखने का तरीका ये है कि आप उसको कैटेगराइज कर दीजिए। तो मैं सबसे पहला कैटेगरी तुम्हारे सामने बनाने जा रहा हूं सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैलकुलेशन की, और वो पहली कैटेगरी है ये पहली कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी आपने बनाई है सर? पहली कैटेगरी ये बनाई है कि उसमें ये लिखा गया है कि ऐसे सॉल्ट्स के बारे में बातचीत हो रही है जिसमें नो एटम, यानी कोई भी एटम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल नहीं रहा है थ्रू आउट द रिएक्शन। यानी रिएक्शन के दौरान सॉल्ट के किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। यह हमारा पहला कैटेगरी का सॉल्ट। ठीक, अब तो मुझे एक बात बताओ यार, इस सॉल्ट का, इस तरह के सॉल्ट्स का, जैसा मैंने लिखा है, इस तरह के सॉल्ट्स का इनफैक्टर कैसे निकलता है? मान लो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम बेईमान हो, ठीक? तुमने याद क्या किया? अच्छा एन फैक्टर निकालने का ये तरीका होता, ठीक, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा ईमानदारी से कि भाई साहब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तरीका लगाना है इस सॉल्ट के लिए।
अरे भाई तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम मेरी इस बात को मानोगे कि सर मेरा ये सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। सर मुझे कैसे पता चलेगा सर? अबे तो तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए ना। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तभी तो ये पता चलेगा कि वो चेंज हो रही कि नहीं हो रही। तो जब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि चेंज नहीं हो रही है तो वो इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। और इस कैटेगरी के बिलोंग करने वाले सॉल्ट्स का जो एन फैक्टर होता है, बिल्कुल अकल नहीं लगाएंगे, इस तरह के सॉल्ट्स का जो एन फैक्टर है वो टोटल कैटायनिक और टोटल एनायनिक चार्ज के बराबर होता है। टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक चार्ज के बराबर। समझो बात। कौन सा सॉल्ट? सर ऐसा सॉल्ट जिसमें किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। ऐसे सॉल्ट्स का एन फैक्टर सर टोटल कैटायनिक चार्ज से या टोटल एनायनिक चार्ज से, कैटायन ले लो चाहे एनायन ले रहा है, कैटायनिक चार्ज ले लो चाहे एनायनिक चार्ज ले लो, क्योंकि सॉल्ट आपका न्यूट्रल होता है, तो चाहे कैटायनिक चार्ज ले लो चाहे एनायनिक चार्ज ले लो, बात एक ही। कब होगा ऐसा इन फैक्टर? सर ऐसा इन फैक्टर तब होगा जब सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। सर एक एग्जाम्पल से समझा दीजिए। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझाते हैं बिकॉज, और एनसीईआरटी में मैं बताऊं तुम्हें, एनसीईआरटी में इसी बात पर बहुत जोर दिया है कि यही होता है इनफैक्टर। इवन कई जगहों पर यह बताया जाता है इस सॉल्ट का इनफैक्टर तो कैटायन एनायनिक चार्ज से निकाल देंगे, कैटायन एनायनिक चार्ज से निकाल देंगे, जबकि कैटायनिक एनायनिक चार्ज से आप सिर्फ उस सॉल्ट का इनफैक्टर निकाल पाएंगे जिसमें इस तरह की खूबी हो कि उसके किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन, नो एटम अंडरगोस चेंज, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ऐसे ही ले लेते हैं MgCO3। वो कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि MgCO3 की अगर हीटिंग हो रही हो, MgCO3 की अगर हीटिंग हो रही हो तो MgCO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? हमने कहा एक सेकंड सर, याद आ गया। आपने बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट को उस रिएक्शन में उसके एन फैक्टर से डिवाइड करके निकाला जाता है। याद है ये वाली बात? हाँ सर मुझे याद। तो कह रहा है क्या आप बता सकते हैं MgCO3 की हीटिंग के दौरान इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो अब बताओ, क्या ये एक ऐसी रिएक्शन है जो तुम्हें नहीं पता है? MgCO3 की हीटिंग तुम्हें नहीं पता है? सर मुझे पता है। MgCO3 की अगर आप हीटिंग करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में सर CO2 बुड़ बुड़ करके बाहर निकलेगी। सर ये हमारी रिएक्शन। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या बता सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का एन फैक्टर क्या है? क्योंकि एन फैक्टर पता चल जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। सर मेनली एन फैक्टर क्या है? तो सर MgCO3 का एन फैक्टर सर, जितने भी इसके अंदर रिप्लेसेबल H+ आयंस हैं, हमने कहा पी के आए हो क्या भाई? H+ आयंस वाला खेल तो एसिड्स के लिए खेला गया था। अच्छा सर, तो जितने रिप्लेसेबल OH-, लग रहा है उतरी नहीं, वो तो बेस के लिए खेला गया था। तो सर आप हैं कौन? ये सॉल्ट। और सॉल्ट का जो एन फैक्टर है वो निकालने का तरीका टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक चार्ज तब होता है जब वो सॉल्ट हमारी इस फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता हो। सर हमें कैसे पता चलेगा ये सॉल्ट हमारे इस कैटेगरी बिलोंग करता? अबे तुमका कैटेगरी क्या है? कैटेगरी है नो एटम अंडरगोस चेंज। तो सर हर एटम का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, अगर चेंज नहीं हो रहा तो कैटेगरी है, खत्म हो गई। तो यार सर कैसे निकाला जाए? सारी दुनिया जानती है सर कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होती है। अगर नहीं भी पता है तो भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि CO3 को देखते ही मुझे समझ में आता है ये कार्बोनेट आयन है और कार्बोनेट का चार्ज -2 है, तो मैग्नीशियम का चार्ज +2 होगा। समझ रहे बात को? अब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, ऑक्सीजन -2 होगा। कैसे निकाला सर कार्बन की? मुझको बस यहीं पर आकर दर्द होने लगता है क्योंकि मैं यहां पर आकर बहुत स्लो हो जाऊंगा अगर मुझे हर बार यह काम करना पड़े कि मुझे कार्बोनेट के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़े। आपको पता है मैग्नीशियम +2 है, कार्बन X मान लीजिए सॉल्व करके, और कार्बन +4। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था? बाहर निकालो कार्बोनेट को ऐसी तैसी। आप जैसी कार्बोनेट आयन को बाहर निकालेंगे आपको कार्बोनेट के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई। लेकिन कार्बोनेट कैसा होता है? CO3 2 नेगेटिव। तो ये हो जाएगा X - 6 = -2, X = +4, यानी कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4। ठीक है, इधर आते हैं। मैग्नीशियम तो सर हमेशा +2 ही होता है, ऑक्सीजन जनरली -2 ही होता है। कार्बन सर यहां पर भी +4 होगा, ऑक्सीजन यहां -2 होगा। क्या मैग्नीशियम बदला? नहीं बदला। क्या कार्बन बदला? नहीं बदला। क्या ऑक्सीजन बदला? नहीं बदला। सर ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट है और फर्स्ट कैटेगरी के सॉल्ट का एन फैक्टर कैटायनिक चार्ज या एनायनिक चार्ज से निकाला जाता है। सर व्हाट इज द कैटायन ऑफ दिस मैग्नीशियम कार्बोनेट? द कैटायन इज मैग्नीशियम +2। एंड व्हाट इज द एनायन? सर एनायन इज CO3 2 नेगेटिव। तो चाहे आप +2 ले लें चाहे आप -2 ले लें,
द एन फैक्टर इज कैटायनिक और एनायनिक चार्ज दैट इज 2। यानी इस मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर आपको इक्विवेलेंट, ऐसे मैंने सवाल बना दिया, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो वो इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके निकाला जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट 84 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। क्लियर है? मतलब ये ऐसी ये तो ये बकवास है। मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि सर आपने इसका एन फैक्टर निकालना हमें सिखाया है। एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर है कैटायनिक एनायनिक चार्ज, टोटल कैटायन का चार्ज कितना है, टोटल एनायंस का मिलाकर चार्ज कितना है, वही आपका एन फैक्टर है। कब? जब आप हमारे इस कैटेगरी के सॉल्ट होंगे। किस कैटेगरी के सॉल्ट होंगे? जिसमें कुछ लफड़ा नहीं हो रहा है, कुछ लफड़ा नहीं हो रहा है। क्लियर? सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लफड़ा हो। हमने कहा भाई लफड़ा ही होता है, बात को, ये तो जमाना ही गड़बड़ है, लफड़ा तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सर लफड़ा तो है, अगर लफड़ा है तो क्या हो? अगर लफड़ा है तो क्या करें? सर अगर लफड़ा है तो एन फैक्टर कैसे निकाला जाए? तो हमने कहा सर फिर वो है ऑब्वियसली सर हमारी कैटेगरी बदल जाएगी सर, अब हमारी कैटेगरी चेंज हो जाएगी सर। कैटेगरी क्या है सर? अब जो आपकी कैटेगरी है वो ये, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें सिर्फ एक आदमी के साथ लफड़ा हो रहा हो। पहला केस क्या था? कोई लफड़ा नहीं था। दूसरा केस क्या बनाया? किसी एक के साथ लफड़ा। तीसरा क्या बनाएंगे? एक से ज्यादा के साथ लफड़ा। यही लॉजिक है सर, और तो कुछ केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आती, यही होना चाहिए। तो जो हमने सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट बनाया वो एक ऐसा सॉल्ट बनाया जिसमें किसी एक आदमी के साथ लफड़ा हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ एक ऐसा सॉल्ट कंसीडर किया जा रहा है, सॉल्ट विच रिएक्ट इन अ मैनर इन विच ओनली वन एटम अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ एक आदमी के साथ लफड़ा चल रहा है, और अगर सिर्फ किसी एक आदमी के साथ लफड़ा चल रहा है तो ऐसे में उसका एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? तो सर कैसे क्या? अभी तो आपने बताया टोटल कैटायनिक चार्ज या टोटल एनायनिक चार्ज। नहीं, वो टोटल कैटायनिक टोटल एनायनिक जो आप जनरली किताबों में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ उन सॉल्ट्स के लिए है जिसमें लफड़ा नहीं है। जब लफड़ा है तो फिर कैटायनिक एनायनिक चार्ज कैसी की तैसी सर, उससे कोई मतलब ही नहीं हमें। तो फिर एन फैक्टर कैसे निकालें? तो देखो अगर लफड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ सर उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है। हाँ, तो सर या तो प्लस में बढ़ रही होगी या प्लस में घट रही होगी, या माइनस में घट रही होगी माइनस में बढ़ रही होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, यानी जो यहां थी वो वहां नहीं। ठीक, तो ऐसे में या तो सर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा या इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। लॉजिकल है सर, या तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा या दे रहा होगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ले या दे रहा है तो ऐसे में उस सॉल्ट का जो एन फैक्टर है वो पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाला जाता है। यानी वो सॉल्ट का एक मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, यानी या तो ले रहा है या दे रहा है। दैट विल बी द एन फैक्टर। तो हमने कहा कि सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, जरा एक बार कायदे से समझाइए। तो चलो एक बार कायदे से समझाते हैं। कायदे से ये समझाते हैं, मान लीजिए, ऐसे बोल रहा हूं, मान लीजिए KMnO4 जो है वो किसी रिएक्शन में अपना खेल रहा है, और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि KMnO4 का जो मैग्नीज है वो +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन कि भाई KMnO4 किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है और उसका जो मैग्नीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक। कह रहा है बता सकते हैं आप KMnO4 का फैक्टर क्या होगा? तो मैंने कहा बताना क्या है? KMnO4 में K+ है, MnO4- है, पर मैग्नेट आयन याद है, अभी अभी मैंने याद करवाए थे। तो दिस इज K+ एंड MnO4-। तो सर कैटायनिक चार्ज 1, एनायनिक चार्ज 1, सर आयन फैक्टर इज 1। खत्म हो गया। कह रहा है अरे यार फिर वही बकवास, कैटायनिक एनायनिक चार्ज वाला ड्रामा तब खेला जाता है जब कुछ ना हो रहा हो, यहां कुछ हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहा देखो तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहां +7 है और यहां +2 है। सर फर्क है सर, चेंज हो रहा है सर, एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, और जब एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो तो एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाला जाता है। सर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? सर मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है। अब बहुत ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे निकालते हैं। देखना जरा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है तुम्हें। अरे तुम्हें खड़े होकर नहीं करना, तुम्हें कॉपी पे ही करना है, लेकिन कैसे करना है वो देखो। यहां +7 है, वहां +2। तो बहुत ध्यान से सुनो, हम कुछ लाइनें बोलेंगे जो तुम्हें हर बार याद करनी, हर बार बोलनी। ठीक, क्या? यहां +7 वहां +2। ठीक, +7 से +2, 5 का चेंज, +7 से +2 5 का चेंज एक मैग्नीज की वजह से। ये जो मैंने बोला है ना, एक मैग्नीज की वजह से, ये तुम्हें हर बार बोलना। सर हर बार क्यों बोलना है? यहां एक मैग्नीज है इसलिए बोला ना, ये हर बार बोलना है एक मैग्नीज की वजह से। अब समझ लो बात को, अब फिर से सुनो। +7 से +2, 5 का चेंज एक की वजह से, है कितने? अरे ये तो एक ही है, तो इसका मतलब 5 × 1, सो द फैक्टर इज 5। समझो बात। अच्छा अच्छा सर, अगर मान लीजिए यहां 2 मैग्नीज होते तो क्या करते? चलिए अभी बताते हैं। +7 से +2,
5 का चेंज 1 की वजह से है कितने? और यहां तो 2 है, तो 2 इंटू 5 10। यानी सबसे पहले 1 की वजह से कितना चेंज दिख रहा है वो लिखो, और उसके बाद यहां जितने एटम्स उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहां कितने उससे मतलब नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं? जिसका एन फैक्टर निकालना है वहां उस एटम, उस आदमी के अंदर उस एटम के कितने नंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? मैं अभी एग्जांपल और लेता हूं, ठीक। यानी KMnO4 जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। साफ समझ में आ रहा है सर, एन फैक्टर इसका 5 होगा। ये हरकत जो ये करता है ये एसिडिक मीडियम में करता है। सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। जेई ने मेंस और एडवांस लेवल पर 85 बार ये इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर क्या होता है। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीज +2 में कन्वर्ट होता है। याद रखना है, ठीक। दूसरी बात, सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी KMnO4 के साथ कुछ इस तरह की हरकतें हो रही हों। हमने कहा किस तरह की, कह रहा है कुछ इस तरह की। तो मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा है, अगर मान लो ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में सर मैग्नीज यहां पर हमारा +7 है और यहां +4 है, तो कैसे बोलेंगे? 7 से 4, 7 से 4, 3 का चेंज 1 की वजह से, एक ही मैग्नीज है, सो एन फैक्टर इज 3। तो यहां पर इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ऐसा जो ये हरकत कर रहा है ये न्यूट्रल मीडियम में करता है। ये जो हरकत ये KMnO4 कर रहा है ये न्यूट्रल मीडियम में करता है और वीक एल्कलाइन या वीक बेसिक, जो भी बोल दे, वीक बेसिक। यानी KMnO4 के साथ ये हरकत जो है वो न्यूट्रल मीडियम में या वीकली बेसिक मीडियम में होती है, जिसमें मैग्नीज +7 से +4 में कन्वर्ट होता है। और सर KMnO4 के साथ इस तरह की भी एक हरकत हो सकती है जिसमें KMnO4 का जो मैग्नीज है वो मैग्नीज +6 में कन्वर्ट हो। ये पॉसिबल है सर, मैग्नीज +6 में कन्वर्ट हो। और ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे लगता है सब लोग एग्री करेंगे सर, यहां मैग्नीज +7 है, 7 से 6, 1 का चेंज 1 की वजह से, और एक ही मैग्नीज है, सो द एन फैक्टर इज 1। यहां पर इसका एन फैक्टर 1 आ रहा है। क्लियर है? और ऐसी हरकत जो हो रही है ये स्ट्रॉन्ग बेसिक एनवायरमेंट में होती है। यानी KMnO4 स्ट्रॉन्ग बेसिक एनवायरमेंट में +6 में कन्वर्ट होता है। और ये जो तीनों पॉइंट्स तुम्हारे सामने लिखे हैं इनको आंख बंद करके आंख बंद करके लर्न करना है। क्लियर? समझ में आ गया? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब कभी किसी एक के साथ लफड़ा हो तो उसका एन फैक्टर निकालने का तरीका यह है कि आप उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल चेक कर लीजिए। साफ समझ में आता है, साफ दिखाई दे रहा है सर। 1 मोल KMnO4 में 7 से 2, 5 का चेंज है सर, एक मैग्नीज की वजह से सर, एक ही मैग्नीज है, तो अल्टीमेटली द एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इज 5। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 1 मोल KMnO4 होगा तो वो 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Mn+2 में कन्वर्ट होगा। इसका ये मतलब। क्लियर? समझ में आया? ठीक। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए सर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ये ले लीजिए। K2Cr2O7 Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर K2Cr2O7 क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका एन फैक्टर क्या हो? बहुत आसान है सर। K2Cr2O7 पहली बात तो ये हरकत जब भी करता है एसिडिक मीडियम में करता है, पहले तो ये याद कर लिया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि सर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप ध्यान से देखें तो यहां वो +6 है सर, और +6 से +3 में जा रही है। ये याद कर लिया हमने कि K2Cr2O7 में क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो अगर ऐसा है तो कितना आएगा इसका एन फैक्टर? सर यहां 6, वहां 3, क्या बोलेंगे? 6 से 3, 3 का चेंज 1 की वजह से, और है कितने क्रोमियम? 2 है, तो 2 इंटू 3 दैट इज द एन फैक्टर इज 6। क्लियर? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से KMnO4 तीनों मीडियम्स में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसी तरह से K2Cr2O7 के लिए कहा जाता है कि वो एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और उसका एन फैक्टर +6 निकल के आता है। ये इंफॉर्मेशन मैंने यहां मेंशन कर रखी है। क्रोमियम इज ऑलरेडी इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम ऑलरेडी +6 में है, तो इसका मतलब ये हुआ इट कैन ओनली बी रिड्यूस्ड, सो ऑलवेज बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो अपनी ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्रोमियम इसके ऊपर नहीं जा सकता, यानी खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो जब भी करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ताकि खुद रिड्यूस होकर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर सके। बिल्कुल उसी तरह से KMnO4 में मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके नीचे आ सकता है यानी खुद रिड्यूस हो सकता है, इसलिए ऑलवेज बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें
जिनके सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसके ऊपर वो नहीं जा सकते, तो ऐसे में वो लोग हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें सेंट्रल एटम अपनी बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, तो ऐसे में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। समझ लो, जैसे HCl। अब HCl में अगर आपसे कोई पूछे कि HCl का बिहेवियर कैसा रहेगा, तो आप क्या जवाब देंगे? भाई HCl में क्लोरीन -1 में है और क्लोरीन -1 के नीचे जाता नहीं, यानी क्लोरीन अब खुद फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। तो अब क्या हो सकता है सर? ऑक्सीडाइज हो सकता है, और जो ऑक्सीडाइज हो सकता है वो क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी HCl एक एसिड तो है ही, लेकिन अगर कभी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो वो हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात को? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, एक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस थी ये बातें, लेकिन हमने याद कर लिया KMnO4 का जो एन फैक्टर है वो 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और वो 1 भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। और K2Cr2O7 का एन फैक्टर हमेशा +6 होगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम ऑलवेज। तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। हमें अच्छी तरह से याद है, एडवांस लेवल पर इन दोनों के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। तो ये दो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखनी। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। समझ में आई बात? चलिए सर, नेक्स्ट और बात करते हैं। ये लीजिए, आपके सामने रख लेते हैं। आपको बताना है सर इक्विवेलेंट वेट CUS का क्या है। जरा सोच के बताओ, CUS का इक्विवेलेंट वेट क्या है? जल्दी से, बस ये लास्ट सवाल करते हैं, फिर आगे कल की बात करेंगे। सर CUS का इक्विवेलेंट वेट सर हमें पता क्या है? सर इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए करना क्या होता है? सर इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मुझे एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है, यानी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ CUS डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यही होता है सर। अब एन फैक्टर क्या है ये बताइए मेन, तो साफ दिखाई देता है सर। CUS में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट सर मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि कॉपर तो 2 होते हैं ना सर, +1 +2, पता नहीं कौन सा कॉपर है। लेकिन तुम्हें याद है मैंने बताया था, अगर अकेला सल्फर है तो वो -2 होगा। बातें याद रखोगे तो, नहीं तो ये चैप्टर लोगों का बैंड बजाता है, तुम्हारा भी बैंड बजाएगा। कुछ बातें याद करने के लिए बोली थी। सल्फर हमेशा -2 होगा सर। अगर अकेला सल्फर किसी मॉलिक्यूल में है तो वो -2। ऐसे में कॉपर पक्का क्या बन गया? +2 बन गया। यहां पर कॉपर क्या है? +2। तो कॉपर का कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, सल्फर का तो हो रहा है सर। यहां सल्फर +4 में, अपने आप निकालना। क्लियर? अब बताइए क्या हो रहा है सर? साफ दिखाई देता है, सल्फर जो है वो -2 से +4 में जा रहा है सर। और अगर सल्फर -2 से +4 में जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सर, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। कौन कर रहा है इसको ऑक्सीडाइज? सर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो इसके बगल में रखा होगा सर, मुझे उससे मतलब नहीं है सर। एक चीज क्लियर हो गई, CUS ऑक्सीडाइज होकर Cu+2 और SO2 में कन्वर्ट हो रहा है सर। ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है सर। ये मेरी सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही इसका आंसर होगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे निकाला जाएगा? यहां -2 है, वहां +4 है। -2 से +4, -2 से +4, 6 का चेंज। -2 से +4 डिफरेंस निकाल पाते हो? 6 का चेंज एक सल्फर की वजह से। ये तो साथ में बोलना है सर, -2 से +4, 6 का चेंज एक की वजह से। है कितने सल्फर? अरे ये तो एक ही है, तो इसका मतलब 6 × 1, द एन फैक्टर इज 6। यानी इसका जो एन फैक्टर निकल के आ रहा है वो 6 आ रहा है। और अगर इसका एन फैक्टर 6 है तो जो भी CUS का मोलर मास होगा वो आप निकालिएगा और उसको 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। दैट इज द आंसर। क्लियर? जेई के एडवांस लेवल पर इस पर सवाल पूछा जा चुका है। बच्चों की बैंड वहीं पर बजी होगी, क्योंकि उनको ये एन फैक्टर्स वगैरह कैलकुलेट करने आते ही नहीं। ये वही पुरानी इंफॉर्मेशन है जो मैंने लिखी थी, वो आपके सामने दोबारा लिख दी। क्लियर? सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा रिवाइज करना है, तसल्ली से पढ़ना है, और उसके बाद कल फिर आना है और इन चीजों को आगे बढ़ाना है। क्लियर है? चैट ही नहीं चल रही। चले गए पब्लिक? चैट तो ऑन। हाँ, चल गई चल गई चल गई। शाबाश। अब देखो, अब डाउट तो हो, अब आएगा यार, जब बातें अब उस लेवल पे चलेंगी तो कहीं ना कहीं हल्का हल्का डाउट तो आएगा। लेकिन सर सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना है। उल्टी सीधी चीजें दिमाग से निकाल दो यार, बस स्मूथ रखो। भाई ये सॉल्ट होगा, रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, स्मूथ रखो। एसिड होगा तो दिखेगा तुम्हें, बेस होगा तो दिखेगा तुम्हें। तुम्हें सवाल से तुम अपने ऊपर कम भरोसा करते हो,
तुम दूसरे पर भी तो भरोसा रखो ना कि वो भी तो तुम्हारी कुछ तो हेल्प करेगा। आप तसल्ली रखें, वो होंगी सारी बातें। सर ये अच्छे से समझ नहीं आया। अनुभव, इसको अच्छे से समझना है, एक बार रिवाइज करना है। कल हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह के और एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि कैटायन वन में कोई रिडॉक्स नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, ये बोल सकते हैं कि कैटेगरी वन में कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं, कोई ऑक्सीडेशन नहीं, दैट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, वो बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। ये एक बार और बता दो प्लीज सर, समझ कम आया है सर। एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3। अच्छा सर आप एक बकरा हो, अच्छा सर रिप्लाई करने के लिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। 15.9 इज द आंसर, 15, अच्छा उसका आंसर ठीक है। ये देखो मैं समझ गया, इसके लिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि 3 कहां से आया, इसके लिए पूछ रहे थे 3, ये वाला। अबे यहां 7 है और यहां 4 है, 7 और 4 का अंतर नहीं आता, ठीक है, इसलिए 3 है। यहां 7 और 2 का अंतर 5, एन फैक्टर 5। यहां 7 और 6 का अंतर 1, सो एन फैक्टर इज 1। इसमें क्या दिक्कत है? अबे जैसा बोला जा रहा, आज घर में तुम्हारा काम क्या है? घर में तुम्हारा काम यह कि जिस तरह से बोला जा रहा, और मैं अपनी बातों से पलटता नहीं, मैं इस चैप्टर के एंड तक एन फैक्टर निकालने का यही तरीका बताऊंगा। तरीका मतलब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताऊंगा। 7 से 3, 4 का चेंज 1 की वजह से। ये जो मैं बोलता हूं ना बार बार, 1 की वजह से, ये साथ में बोलना है। वहां कितने हैं मुझे इसको देखकर नहीं बोल रहा हूं, यहां 1 मैग्नीज है, मैं ये 1 की वजह से साथ में बोलता हूं एकदम। 7 से 4, 3 का चेंज 1 की वजह से। है कितने? 7 से 3, 1 के 1 की वजह से, 7 से 4, 1 की वजह से। ये 1 की वजह से हमेशा साथ में बोलना है, और उसके बाद देखना है कि उसके एटम्स कितने हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये क्रोमियम वाला था, क्रोमियम वाले में क्या किया तुमने? 6 से 3, 3 का चेंज 1 की वजह से। और है कितने क्रोमियम? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6 हो गया। समझ रहे हो? यानी ये आ गया 6, 6 से 3, 3 का चेंज 1 की वजह से, और क्योंकि 2 क्रोमियम तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? एक बार रिवाइज करना है ना, एक बार रिवाइज करना है, तब इसको बात करेंगे आगे। कुछ सवाल हैं और करने के लिए दिएंगे। अब मुझे पता है ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी होमवर्क तुम्हारा इसके ऊपर अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के होमवर्क तुम्हारे पास तुम्हें दिए जा सकते हैं, बट मैं तुमको अभी सिर्फ यही बोलूंगा कि जो तुमको अभी थियरी कराई गई है उसी को अच्छी तरह से रिवाइज करना है, प्लस मोल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर खत्म हुआ है उसके प्रारंभ और प्रबल एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। अगर वो कर ली है तो आगे की एक्सरसाइज में स्विच करना है। तो अभी होमवर्क जो है वो यही है कि आपको ये पूरा एकदम कायदे से रिवाइज करना है, क्योंकि कल की जो क्लास होगी उसमें ये एन फैक्टर कैलकुलेशंस वाले सारे खेल खत्म हो जाएंगे। तो जो मुश्किल आसान जितना भी कुछ होता होगा सब कल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा तसल्ली रखो, क्योंकि एक हमने, तुम्हें याद होगा, इस चैप्टर को पढ़ने के 2 रीजन थे, दो तरीके थे। पहला, हम यहां से यहां आएंगे मोल से इक्विवेलेंट्स के पास, और उसके बाद नीचे गिरेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के पास। तो अब तुम मोल से इक्विवेलेंट्स तक पहुंचना सीख गए, क्योंकि तुम्हें एन फैक्टर का आइडिया लग गया। अब तुम्हें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में और बात करनी है, तो कल की क्लास में हम ये एन फैक्टर वाला पूरा ड्रामा जो है खत्म करेंगे और फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए आज इतनी बात करते हैं, तुम्हारी दूसरी भी क्लास होगी, तो आज इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। खूब कोशिश करो, खूब मेहनत करो, और बढ़िया रिजल्ट लाओ यार। आप जो थोड़ी बहुत अभी कमियां चल रही हैं उसको और दूर करेंगे यार, और मेहनत करेंगे। अभी तो हमें यही पता करने में टाइम लग रहा है कि कमियां कहां कहां चल रही, धीरे धीरे करके वो कमियां भी दूर कर देंगे यार। ऐसा क्या रह गया है ना, समझ बात को? वक्त है, कोशिश करेंगे, कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।